मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम रेवरेंड इंसानिटी है। अध्याय 21 से 30। आसमान अभी तक उजला नहीं हुआ था और सूरज अभी उगना बाकी था। पूर्वी आकाश अभी अभी उजला होने लगा है। आकाश के काले रंग धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। रात की गंध अभी भी हवा में बनी हुई है। सड़कें खाली थीं। तभी तेज कदमों की आवाज़ें आने लगी। भोर की पहाड़ी हवा नम थी, फिर भी गुयू फेंगजेन को थोड़ी सी भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। उसका दिल उमंग से भरा हुआ था। उसका चेहरा लाल हो गया और अब वह तेजी से अकादमी की ओर चल रहा था। मैं पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, 2 प्राचीन पत्थर खर्च कर रहा हूँ। मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सोया और अंततः मैंने मूनलाइट गू को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। मैं ए ग्रेड की प्रतिभावान हूँ और मैं बहुत मेहनती हूँ। मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। पिताजी और माताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जब उसने उस पल के बारे में सोचा जब उसने अपनी चाची और चाचा को ये खुशखबरी सुनाई थी, तो उन्होंने खुशी और राहत व्यक्त की थी, जिससे फेंगजेन को खुशी और गर्व की अनुभूति हुई। बस रुको, तुम सभी कबीले के लोग जो मुझे और बड़े भाई को नीची नज़र से देखते थे, आज से मैं आप सभी को मेरा सम्मान करने पर मजबूर कर दूंगा। गुयू फेंगजेन। जितना अधिक वह सोचता, फेंगजेन उतना ही अधिक उत्साहित महसूस करता। वह अपनी मुठ्ठियां भींचने के अलावा कुछ न कर सका और उसकी गति थोड़ी और तेज हो गई। वह अकादमी के प्रवेश द्वार पर आया। अकादमी के 2 गार्डों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। उन्होंने उससे पूछा, गुयू फेंगयुआन, तुम वापस क्यों आए? क्या बड़े भाई अभी यहाँ थे? जब फेंगजेन ने उन्हें सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के भाव उभर आए। अरे, जो भी हो, उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि फेंगयुआन नंबर 1 छीन लेगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसके स्वर में अहंकार का भाव था। 2 बड़े भाइयों, मैं गुयू फेंगयुआन नहीं हूँ, लेकिन मैं गुयू फेंगजेन हूँ। मैंने पहले ही अपने महत्वपूर्ण गु को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है और मैं यहाँ आकर शीर्ष पुरस्कार लेने आया हूँ। आप गुयू फेंगजेन हैं। आप दोनों भाई एक जैसे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमी के बड़े अधिकारी को गलती हो गई। बाईं ओर खड़ा गार्ड चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दाईं ओर खड़े गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप एक कदम बहुत देर से आए। अभी कल रात देर से आपके बड़े भाई गुयू फेंगयुआन आए और सर एल्डर से मिले और शीर्ष पुरस्कार ले गए। मेरा बड़ा भाई, फेंगजेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके चिल्लाते हुए कहा, रुको, तुमने कहा था कि वह नंबर 1 बन गया है। ये कैसे हो सकता है? क्या उसका बड़ा भाई सी ग्रेड प्रतिभा नहीं है? नंबर 1 पर आना, ये तो मजाक ही होगा ना। ये सच है। हम इस मामले में मजाक कैसे कर सकते हैं? फेंगजेन को अविश्वास में देखकर गार्ड कुछ नाखुश लग रहा था। इस बात की पुष्टि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने की है। यथासमय नाम सूची जारी कर दी जाएगी तथा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्या हुआ, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? दूसरे गार्ड ने कहा। फेंगजेन दरवाजे पर चुपचाप खड़ा रहा। सच्चाई उसकी कल्पना से बहुत अलग थी। अभी तो वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। फेंगजेन के दिल में उसके विरोधियों के कई भ्रम थे। उनमें से जो सबसे अधिक खतरा लेकर आए वे 2 थे, गुयू मोबेई और गुयू चिलियान। ये दोनों भी रैंक की प्रतिभा के थे। उनके पीछे कबीले की 2 सबसे बड़ी पारिवारिक शाखाएं थीं और उनमें से प्रत्येक का एक दादा था, जो बुजुर्ग के रूप में बहुत बड़ा अधिकार रखता था। साथ ही उसके पास पर्याप्त वित्तीय शक्ति भी थी। अगर इन दोनों में से कोई भी उस पर प्रथम स्थान जीत जाता तो भी फेंगजेन का दिल और दिमाग तैयार था। यद्यपि उसे हानि का एहसास होगा, फिर भी यह स्वीकार्य था। लेकिन अभी जिसने नंबर 1 छीन लिया वह गुयू मोबेई या गुयू चिलियान नहीं था। यह उसके दिल में कोई भी विरोधी भी नहीं था। लेकिन ये तो गुयू फेंगयुआन था, उसका बड़ा भाई। वह व्यक्ति सी ग्रेड प्रतिभा वाला है। वह व्यक्ति जो जागृति समारोह के बाद नीचे की ओर गिर गया और उदास हो गया। वह व्यक्ति जो पूरे दिन कक्षा में अच्छी नींद सोता था। वह व्यक्ति जो हमेशा बहुत ज्यादा नशे में रहता था और रात को कभी घर नहीं आता था। वह व्यक्ति जिसने शेनकुई को धमकाया, उसे 2 बार थप्पड़ मारा और उसके सभी आदिम पत्थर छीन लिए। वह व्यक्ति जिसने हमेशा उसे दबाए रखा, एक छाया की तरह जो उसके दिल में बसी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं हो सकता। थोड़ी देर में फेंगजेन अपने दिल में दहाड़ा, मैं बहुत मेहनती था, लेकिन वह हर दिन शराब पीता रहा जब तक कि वह नशे में धुत नहीं हो गया और फिर भी अंत में वह नंबर 1 बन गया। क्या यह उचित है? क्यों क्यों? सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ। चारों ओर पक्षी चहचहाने लगे तथा वसंत की बहती हवा ने किंग माओ पर्वत को अपने कब्जे में ले लिया। गुयू फेंगजेन गर्म धूप में नहाया। वह धीरे से अपना सिर नीचे झुकाकर दांत पीसते हुए अपनी अकेली परछाई को देखने लगा। उसके दिल का उत्साह एक गुब्बारे में बदल गया था जिसमें से हवा निकल रही थी और जो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इसके स्थान पर भ्रम, आक्रोश, अनिच्छा, उलझन, भय और अन्य जटिल भावनाओं ने स्थान ले लिया।
जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ता गया। अकादमी बुलेटिन की दीवार पर एक नई नाम सूची लगाई गई थी और सूची में सिर्फ 2 नाम थे, पहला फैंग युआन और फिर फैंग जेन। इस सूची के प्रकाशित होने के बाद ये खबर धीरे धीरे फैल गई। ये समाचार सुनने के बाद वे सभी युवा छात्र जो गु प्राप्त करने के बाद घर पर ही उसे निखारने में लगे थे, हंगामा करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फैंग जेन को नंबर 1 मिला होता तो भी मैं इस पर विश्वास कर लेता, लेकिन ये फैंग युआन है। क्या वह सी ग्रेड प्रतिभा नहीं है? क्या कोई गलती हो सकती है? ए ग्रेड प्रतिभा फैंग जेन वास्तव में सी ग्रेड प्रतिभा फैंग युआन से हार गई। क्या ये 1001 रात की कहानियां 1 है? मोशाखा परिवार का घर। आंगन में हरियाली बिखरी हुई थी, चाय की खुशबू चारों ओर घूम रही थी। गुयू कबीले के बुजुर्गों में से एक गुयू मोबेई अपनी मेज के सामने बैठे थे, अपनी खिड़की के बाहर वसंत के दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने इत्मीनान से चाय पी और कहा, मोबेई ने अपने गु को परिष्कृत करना जारी नहीं रखा है? एक तरफ खड़े गृहस्वामी ने जल्दी से उत्तर दिया। दोपहर में फैंग युआन से संबंधित समाचार सुनने के बाद युवा मास्टर मोबेई बहुत प्रभावित हुए और मूनलाइट गु को परिष्कृत करने के लिए कोई मूड नहीं है। यह अफसोस की बात है कि युवा मास्टर मोबेई सफलता के बहुत करीब थे। वास्तव में यदि फैंग जेन को नंबर 1 मिल जाता तो भी उसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन यह सिर्फ सी ग्रेड प्रतिभा वाले फैंग युआन को ही मिलना चाहिए। इसलिए युवा मास्टर मोबेई ने अपनी रुचि खो दी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। उसे माफ मत करो। गुयू मोचेन ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा सख्त और स्वर कठोर था। एक गु मास्टर की साधना प्रक्रिया प्रत्येक चरण में कठिनाई से भरी होती है। इस तरह की एक छोटी सी बाधा क्या है? फैंग युआन सिर्फ सी ग्रेड का है, इसलिए नंबर 1 पर आ पाना संभवतः भाग्य के कारण ही है। उसने जिस मूनलाइट गु को चुना था, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर रही होगी, तभी वह शीर्ष पर पहुंच सका। यदि मोबेई इसे नहीं देख सकता है और इतनी छोटी सी असफलता को अपने ऊपर हावी होने देता है, तो वह भविष्य में हमारे मो परिवार शाखा का प्रभारी कैसे बन सकता है? वह ची परिवार शाखा के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? किसी को भी उसे सलाह देने का अधिकार नहीं है। उसे खुद ही इस बारे में सोचने दें। हाँ मास्टर, गृहस्वामी ने खंडन करने का साहस नहीं किया। लगभग उसी समय ची परिवार शाखा के घर में गुयू फैंग युआन कबीले के बुजुर्ग गुयू ची लियान ने एक लंबी सांस ली। अपनी भौहों को नीचे झुकाते हुए उसने सोचा और अपने हाथ इधर उधर हिलाए। कोई कृपया युवा मास्टर ची चेन को बुलाओ। एक पल में गुयू ची चेन खोए हुए भाव के साथ कमरे में आया और सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठ गया। आपका पोता अपने दादाजी का अभिवादन करता है। ऐसा लगता है कि आपको इस खबर के बारे में पहले से ही पता है। गुयू ची लियान ने अपने एकमात्र पोते को देखा। उसका स्वर कोमल था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इस मामले से प्रभावित होने से बचाने के लिए बुलाया था। आप देखिए, जब प्राणिक गु को परिष्कृत किया जाता है तो सबसे पहले प्रतिभा को देखा जाता है, फिर गु कृमि को। फैंग युआन की प्रतिभा सिर्फ सी ग्रेड की है, फिर भी वह इस बार नंबर 1 हासिल करने में सक्षम था। इसका मतलब यह है कि उसने जो गु चुना है आपके साथियों के सभी मूनलाइट गु की तुलना में उसकी इच्छाशक्ति बहुत कमजोर है। ये पूर्णतः भाग्य के कारण है। तो मेरे पोते, निराश मत हो, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ एक सी ग्रेड प्रतिभा है। हालांकि वह आपके जैसा ही है, लेकिन उसके पास संसाधनों की आपूर्ति आपकी जितनी अच्छी नहीं है। उसकी उन्नति का मार्ग भी तुमसे कठिन होगा। अपने दादाजी पर विश्वास रखो, तुम शीघ्र ही उनसे आगे निकल जाओगे। इसलिए तुम्हें इस तुच्छ मामले को दूर रखना चाहिए। फैंग युआन आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा और आपका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं है। आपके असली दुश्मन एक ग्रेट प्रतिभा फैंग जेंग और मो परिवार के मोबेई हैं। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद दादाजी। मैं समझता हूँ। मैं अब जाऊंगा और अपने गु को परिष्कृत करना जारी रखूंगा। गुयू ची चेन के चेहरे से दुख का भाव गायब हो गया था और उसकी जगह लड़ने की तीव्र इच्छा शक्ति आ गई थी। ममम। एल्डर गुयू ची लियान ने संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, अच्छा पोता, यद्यपि आपकी प्रतिभा केवल सी ग्रेड की है, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि दादाजी आपका पूरा समर्थन करेंगे। बाद में मैं बाहर आऊंगा और आपके मूनलाइट गु की इच्छा को दबाने के लिए रैंक 3 गु कृमि की आभा का उपयोग करूंगा और इस गु को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा। आसमान नीला और साफ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे धोकर साफ कर दिया गया हो। सूरज सुनहरा चमक रहा था। सफेद बादलों के गुच्छे उड़ गए और रंग बिरंगे मोर तोतों का एक समूह नीले आकाश के नीचे उड़ते हुए चहचहाने लगा और बादलों के नीचे तीर के आकार की आकृति बनाते हुए ऊपर की ओर उड़ रहा था। रंग बिरंगे तोतों की यह प्रजाति केवल वसंत ऋतु के दौरान ही बड़े समूहों में दिखाई देती है। उनके शरीर इंद्रधनुष के रंग के पंखों से भरे हुए थे। उनके शरीर का आकार बाज के समान था। पक्षियों की चोंच तोते जैसी थी, जबकि उनकी पूंछ मोर की लंबी पूंछ की तरह थी। उस दिन से 10 दिन बीत चुके थे जब फैंग युआन ने महत्वपूर्ण गु को परिष्कृत करने के परीक्षण में नंबर 1 हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। वसंत की हवा पूरे पहाड़ की हरी घास पर बह रही थी, जबकि जंगली फूल उत्सुकता से खिल रहे थे और मधुमक्खियां और तितलियां एक साथ नृत्य कर रही थीं।
चारों ओर जीवन उमड़ रहा था। ये वसंत का अद्भुत सौंदर्य था। वसंत की सांस इतनी तेज थी कि प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर की ऊंची बांस की दीवारें उसे रोक नहीं सकीं। इस प्रशिक्षण क्षेत्र में 3μ1 स्थान था। जमीन समतल थी, जिस पर मोटे और चौड़े ग्रेफाइट की परत बिछी थी। इसकी चारों भुजाओं पर हरे भालेनुमा बांस लगाए गए थे। ये हरे खंभे एक दूसरे के बगल में सीधे और ऊंचे रखे गए थे, जिससे हरी ऊंची दीवारों का एक घेरा बन गया था। यद्यपि दीवार के नीचे के कोनों में भी पत्थर थे, तथापि कई क्षेत्रों में हरी घास के झुरमुट उभर आए थे। बांस के बीच में कुछ जंगली गुलाब भी थे, जो बाहर से निकले हुए थे, कुछ तो दीवार पर भी चढ़े हुए थे। 15 वर्ष की आयु के 57 युवा किशोर उस समय प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़े थे, तथा मध्य में बैठे अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाकर अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर रहे थे। ये पाठ विद्यार्थियों को मूनलाइट गू का उपयोग करने का तरीका सिखाने के लिए था। मूनलाइट गू हमारे गुयू कबीले का प्रतीकात्मक गू है, ठीक वैसे ही जैसे जियोन 2 हाउस का भालू शक्ति गू और बाई 3 हाउस का स्ट्रीम गू। मैदान पर आप में से अधिकांश ने मूनलाइट गू को अपने महत्वपूर्ण गू के रूप में चुना है, इसलिए आप सभी को ठीक से देखना चाहिए। जल्द ही मैं व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करूंगा कि हमला करने के लिए मूनलाइट गू का उपयोग कैसे किया जाता है। जिन छात्रों का महत्वपूर्ण गू मूनलाइट गू नहीं है, उन्हें भी मुझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इस शास्त्रीय लंबी दूरी की हमला करने की विधि का उपयोग अन्य गू पर भी किया जा सकता है। जिन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है उनका स्पेक्ट्रम बहुत व्यापक है। जैसे ही वह बोल रहे थे, अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी पांचों उंगलियां चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी हथेली नीचे कर दी ताकि युवा किशोर उसका मध्य भाग देख सकें। सबसे पहले आप अपने दिमाग का उपयोग करके मूनलाइट गू को गतिशील करते हैं, इसे अपनी हथेली के केंद्र में ले जाते हैं। उसकी आवाज के साथ चांदनी गू का प्रतिनिधित्व करने वाला अर्धचंद्राकार निशान बुजुर्ग की बाह से होते हुए उसकी हथेली में चला गया। फिर आप अपने छिद्र में आदिम सार को गतिशील करते हैं और इसे मूनलाइट गू में डालते हैं। बुजुर्ग के शरीर से सफेद चांदी के रंग का आदिम सार का एक धागा निकला, जो इतना महीन था कि उसे देख पाना लगभग असंभव था। यह उसकी हथेली में मूनलाइट गू में प्रवेश कर गया। अकादमी का बुजुर्ग तीसरे दर्जे का था और केवल तीसरे दर्जे के गू मास्टर ही सफेद चांदी के रंग का आदिम सार उत्पन्न कर सकते थे। रैंक 1 गू मास्टर के आदिम सार को आमतौर पर हरे तांबे के आदिम सार के रूप में जाना जाता था, जबकि रैंक 2 गू मास्टर्स के आदिम सार को लाल लोहे का आदिम सार कहा जाता था। जब वे रैंक 3 पर पहुंच गए तो ये सफेद चांदी का आदिम सार बन गया। जैसे ही उसने सफेद चांदी के आदिम सार के धागे को अवशोषित किया, बुजुर्ग के हाथ में अर्धचंद्राकार निशान तुरंत उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गया। यद्यपि दिन का समय था, फिर भी उसमें से चमकीला हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था। वह तो कमाल है, कितनी सुंदर है। जब युवाओं ने इसे देखा तो वे आश्चर्य और विस्मय से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। हल्की नीली रोशनी पानी की तरह साफ थी। वह बुजुर्ग की हथेली में हल्के से टिमटिमा रहा था। पहली नज़र में ऐसा लगेगा जैसे अकादमी के बुजुर्ग का हाथ मुट्ठी भर चांदनी उठा रहा हो। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य थोड़ा मुस्कुराए। अब ध्यान से देखो, आखिरी चरण भी वैसा ही है जैसा मैं करूंगा, इसे बाहर फेंकना। जब उसने ये कहा तो उसकी चौड़ी खुली हुई पांचों उंगलियां धीरे धीरे एक साथ बंद हो गई। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया। उसका हाथ सीधा था। अंत में उसने अपनी हथेली को हल्के से काटने वाली मुद्रा में हिलाया। संपूर्ण आंदोलन स्थिर एवं शक्तिशाली था। स्वूश! युवा छात्रों को अपने कान के पास हल्की सी छूने की आवाज सुनाई दी। अकादमी के वरिष्ठ छात्र की हरकत का अनुसरण करते हुए उनकी हथेली में संघनित जल जैसी पीली नीली रोशनी बाहर फेंकी गई। प्रकाश हवा में एक छोटे से चंद्रबिंदु में परिवर्तित हो गया। हल्के नीले रंग का चंद्रबिंदु केवल एक खुले हाथ के आकार का था, जिसका आकार रात्रि आकाश में अर्धचंद्राकार चंद्रमा जैसा था। इससे पहले कि वह 10 मीटर दूर घास की कठपुतली से टकराती, उसने हवा में एक सीधी रेखा खींची। एक फटने की आवाज सुनाई दी और घास की कठपुतली की गर्दन, जो लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी थी, चंद्र ब्लेड द्वारा पूरी तरह से काट दी गई। कठपुतली का शरीर इधर उधर डोलने लगा और उसका विशाल सिर अचानक फर्श पर गिर पड़ा। घास की कठपुतली को आधा काटने के बाद चंद्र ब्लेड तुरंत धुंधला दिखाई देने लगा। हालांकि ये लगभग 6 मीटर तक हवा में उड़ता रहा, इससे पहले कि अर्धचंद्र धीरे धीरे लुप्त होने लगा और अंततः हवा में ही विलीन हो गया। घास की कठपुतली की गर्दन को दोबारा देखने पर पता चला कि कटा हुआ हिस्सा बिल्कुल सपाट था, मानो उसे सबसे तेज दरांती से काटा गया हो। ये देखकर सभी युवा आश्चर्यचकित रह गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनमें से कुछ ने तो चंद्र ब्लेड की आक्रमणकारी शक्ति से आश्चर्यचकित होकर अनायास ही अपनी गर्दन को छू लिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद विस्मय की आवाजें शुरू हो गई। किशोरों की आंखें चमक रही थीं जब वे घास की कठपुतली को घूर रहे थे। उनमें से कुछ तो बड़े की हथेली को घूर रहे थे। उनमें से कुछ अपने साथियों को देख रहे थे, उत्साह से बातें कर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। केवल फैंग युआन ही भीड़ में छिपा हुआ था। उसका चेहरा ठंडा था और शरीर शांत था। अपने पिछले जीवन में फैंग युआन ने 6ठी रैंक तक साधना की थी
और उसने मध्य साम्राज्य में रक्तविंग दानव संप्रदाय का निर्माण किया था। उन्होंने हजारों लोगों को शिक्षा दी और राक्षसी गुट के एक विशाल नेता के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनकी ख्याति शानदार थी। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति केवल रैंक 3 के गू मास्टर थे। ये छोटी सी चाल उसके लिए बच्चों का खेल थी। इससे फेंग युआन के दिल में कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी। आप में से जिन लोगों ने मूनलाइट गू को परिष्कृत किया है वे बाहर निकले। आप में से हर एक को एक घास की कठपुतली लेनी होगी और जिस तरह मैंने किया उसका अनुसरण करना होगा। चंद्र ब्लेड को बाहर फेंकना, हमला करने का अभ्यास करना होगा। जब अकादमी के वरिष्ठ सदस्य का भाषण समाप्त हुआ तो लगभग 30 छात्र बाहर निकले। इस बैच में पूरे परिवार के 100 किशोर जागृति समारोह में शामिल हुए। जिन लोगों में प्रतिभा का विकास हुआ उनकी संख्या लगभग 57 थी। इन छात्रों में जिन्होंने मूनलाइट गन को चुना था उनकी संख्या लगभग 35 थी। इन कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन सभी ने मूनलाइट गू को परिष्कृत कर लिया था। जो बचे थे वे सभी डी ग्रेड प्रतिभाएं थीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे मूनलाइट गू को परिष्कृत करने की इच्छा नहीं रखते थे, बल्कि यह उनकी प्रतिभा की अक्षमता के कारण था। इसलिए वे कठिनाई को जानने के बाद ही पीछे हट सकते थे। गुयू कबीले के युवाओं के लिए मूनलाइट गू एक साधारण गू कीड़ा नहीं था, बल्कि कबीले की महिमा का प्रतीक था। बहुत जल्दी ही उनमें से 35 लोग एक पंक्ति में खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक आगे की ओर मुंह करके खड़े थे और सामने की ओर घास की कठपुतली से 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। फेंग युआन पंक्ति के बीच में खड़ा था, लेकिन उसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अभ्यास शुरू हुआ। सभी छात्रों ने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया, जिससे मूनलाइट गू उनकी हथेली के मध्य तक पहुंच गया। एक एक करके नीले अर्धचंद्राकार निशान ने पानी जैसी नीली रोशनी देनी शुरू कर दी, क्योंकि उसमें हरे तांबे का आदिम सार डाला गया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी हथेली से एक ऊर्ध्वाधर कट लगाया तो केवल 7 या 8 अर्धचंद्र ही निकले। इन अर्धचंद्रों में से कुछ तो केवल कुछ क्षण के लिए ही दिखाई दिए और फिर लुप्त हो गए। कुछ तो 2 से 3 मीटर तक उड़ गए और फिर धमाके के साथ नीली रोशनी में विघटित हो गए। कुछ और आगे उड़े, लेकिन उनकी दिशा बहुत ही भटक गई थी। वे सीधे आसमान में उड़ रहे थे। सभी युवा किशोरों ने बाहें सिकोड़ लीं। जब उन्होंने पहले बुजुर्ग का प्रदर्शन देखा तो उन्हें ये काफ़ी आसान लगा, लेकिन जब उन्होंने स्वयं अभ्यास करना शुरू किया तो उन्हें इस कार्य में आवश्यक कौशल का एहसास हुआ। एक चंद्र ब्लेड को फेंकना और उसे घास की कठपुतली पर मारना, ये वास्तव में इतना आसान नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति ये देखकर मंद मंद मुस्कुराया। वह हर साल ये दृश्य देखता था और उसे कोई आश्चर्य नहीं होता था। शेष 22 छात्र मैदान के बाहर खड़े होकर ईर्ष्या से देखते रहे। 5 मिनट के अभ्यास के बाद युवा धीरे धीरे मूनब्लेड बनाने में सक्षम हो गए। कुछ समय तक प्रशिक्षण मैदान में हर जगह हल्के नीले रंग के चंद्र ब्लेड उड़ते रहे। कुछ चंद्र ब्लेड आधे रास्ते में ही लुप्त हो जाते, कुछ दुर्भाग्यवश एक दूसरे से टकरा जाते, कुछ तो घूमते हुए प्रशिक्षण मैदान से बाहर उड़ गए। जो लोग घास की कठपुतलियों पर प्रहार करने में सक्षम थे वे बहुत कम थे। बेशक ये सब विशुद्ध भाग्य के कारण था। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देना और मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। उन्होंने फेंग जेन, मोबेई और ची चेंग तथा अन्य प्रतिभावान लोगों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी मुद्राओं को ठीक किया तथा उन्हें अपना अनुभव बताया। फेंग युआन जैसे सी ग्रेड प्रतिभावान छात्रों के प्रति उन्होंने केवल 2 वाक्यों का उल्लेख किया। फेंग युआन अपने हाथ में नीली रोशनी को संघनित करता रहा। उसने हवा को काटते हुए अपनी हथेली को कुछ बार हिलाया, लेकिन उसने प्रकाश नहीं छोड़ा, बल्कि दिखावा और अभिनय किया। इस समय मैदान में अव्यवस्था थी और कोई भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपने विचारों को स्थानांतरित किया और मूनलाइट गू पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी हथेली थोड़ी झुक गई, जिससे काटने की क्रिया हुई। ध्यान न भटकाने के लिए उसने अपने सामने खड़ी अपनी घास की कठपुतली पर ध्यान केंद्रित न करके अपनी बाईं ओर खड़ी कठपुतली पर निशाना साधा। एक फुफकार के साथ एक चंद्र ब्लेड तेजी से उड़कर अराजकता के केंद्र से गुजरा, हवा में एक सीधी रेखा खींची और घास की कठपुतली के गर्दन के क्षेत्र में सटीक रूप से वार किया। घास की कठपुतली एक क्षण के लिए डगमगा गई। उसकी गर्दन का क्षेत्र चंद्रफलक द्वारा गहराई से कट गया, लेकिन बहुत जल्दी ही काटा गया हरा घास वाला क्षेत्र पुनः उगने लगा, आपस में उलझने लगा और घाव भरने लगा। बेशक ये घास की कठपुतली कोई सामान्य बिजुका नहीं थी। यह एक रैंक 1 बिजुका गू था, जिसमें आत्म पुनर्प्राप्ति की प्रकृति प्रकार की क्षमता थी। यदि कठपुतली को एक बार में आधा नहीं काटा गया तो वह कुछ ही समय में सामान्य हो जाएगी। वाह, उस अर्धचंद्र को देखो, कितना बढ़िया। इसे किसने फेंका? घास की कठपुतलियों पर प्रहार करने में सक्षम मूनब्लेड उस समय दुर्लभ थे। फेंग युआन ने बस एक को लापरवाही से मारा, फिर भी यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। इस प्रकार एक क्षण में ही मैदान के बाहर खड़े छात्र आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहाँ तक कि अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति का भी ध्यान इस ओर गया और उन्होंने पूछा, अभी जो मूनब्लेड था वह बुरा नहीं था, क्या ये तुम्हारा था? उसने सी ग्रेड के प्रतिभाशाली छात्र की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्योंकि वह घास की कठपुतली उसके ठीक सामने खड़ी थी। इस पुरुष छात्र ने अपनी आंखें झपकाई। वह कुछ हद तक हैरान था, क्योंकि उसे सबकी अचानक नजरें अपनी ओर उठती दिख रही थीं।
सच कहूं तो पहले मैदान में अफरा तफरी मची हुई थी और चारों ओर मूनब्लेड उड़ रहे थे, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि क्या उसने ही इसे फेंका था। हालांकि इसे देखकर लगता है कि शायद यह मैं ही हूं, युवा लड़के ने सोचा। फिर उसने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। उसके आसपास खड़े युवाओं ने तुरंत उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वह कौन है, उसका नाम क्या है? कुछ छात्राओं ने इधर उधर पूछताछ की। यहाँ तक कि वह एक चंद्रब्लेड भी फेंक सकता है, मुझे हारना नहीं चाहिए। गुयुमोबेई की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। तो ये बड़े भाई नहीं है जिसने इसे फेंका? गुयु फेंगजेंग ने बेवजह राहत की सांस ली। चाचा चाची के सांत्वना देने के बाद वह पिछले आघात से उबर पाया। बड़े भाई, पिछली बार आपने प्रथम स्थान जीता था क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी थी। आपने कमजोर इरादों वाली मूनलाइट गू को चुना था। एक गुमास्टर की साधना हमेशा भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। फेंगजेंग अपने दिल में खुद के लिए खुश हो रहा था। आपने अच्छा किया, कड़ी मेहनत करते रहो, उस भावना को पुनः प्राप्त करो जो पहले तुम्हारे पास थी। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने मुस्कुराते हुए छात्र का कंधा थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया। युवा लड़के ने तुरंत उत्साह दिखाया और लगातार सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई दे रही थी। बड़े ने अवसर का लाभ उठाया और घोषणा की, सब लोग सुनो, ये तुम्हारा गृह कार्य होगा। कक्षा के बाद अच्छे से अभ्यास करो। 3 दिन में मैं परिणाम देखूंगा। जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे पुरस्कार के रूप में आदिम पत्थरों के 10 टुकड़े मिलेंगे, समझना? हाँ, सभी युवा छात्र जोर से चिल्लाने लगे। जब उन्होंने आदिम पत्थर के इनाम के बारे में सुना तो वे और अधिक उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि केवल 3 मिनट बाद हवा में उड़ने वाले चंद्रबिंदु धीरे धीरे पतले होने लगे। अरे, हर एक मूनब्लेड आदिम सार का 10% लेता है। मूनब्लेड की खपत बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक सी ग्रेड प्रतिभा हूँ। मेरा एपर्चर केवल 38% हरे तांबे के प्राइमल सार को पकड़ सकता है। मैं केवल 3 मूनब्लेड ही फेंक सकता हूँ। जो लोग रुके थे वे सब आहें भरने लगे। अकादमी के बुजुर्ग सब कुछ देखकर शांत थे, लेकिन उनके दिल में आह थी। यह उच्च साधना प्रतिभा वाले लोगों का लाभ है। मूनब्लेड का उपयोग करने के लिए ये सिर्फ 3 शब्द हैं, अभ्यास से सिद्धि होती है। उच्च कोटि की प्रतिभा वाले लोग अपने छिद्रों में अधिक आदिम सार को धारण करने में सक्षम होते हैं तथा उनकी पुनर्प्राप्ति की दर भी अधिक होती है, इसलिए उन्हें अभ्यास करने के अधिक अवसर मिलते हैं। जिनकी प्रतिभा कमजोर है वे भी इसकी पूर्ति के लिए आदिम पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अभ्यास की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जिनके पास कम प्रतिभा है और जिनके पास आदिम रत्न नहीं है, यद्यपि उनमें अभ्यास करने का मन है, फिर भी वे शक्तिहीन ही रहेंगे। गू मास्टर की साधना प्रक्रिया बहुत क्रूर है। मुझे उन उच्च श्रेणी के प्रतिभाशाली छात्रों का बेहतर ढंग से ध्यान रखना चाहिए। सूरज पहले ही डूब चुका था। सूर्यास्त की चमक अभी भी आसमान में जल रही थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ धूसर राख की मोटी परत से ढके हुए थे, जो धीरे धीरे काले रंग में बदल रहे थे। अकादमी में एक दिन की कक्षा समाप्त हो गई थी। छात्र 2-2 या 3-3 के समूहों में अकादमी से बाहर निकले। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने काफ़ी कुछ सीखा, खासकर मुझे मूनलाइट गू का उपयोग करना सीखने को मिला। जिस तरह से मूनब्लेड हवा में उड़ता है वह बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बुरा है कि मेरी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, इसलिए भविष्य में मैं केवल एक लॉजिस्टिक्स गू मास्टर ही बन पाऊंगा। मैं युद्ध के मैदान में नहीं जा पाऊंगा। युवा किशोर खुशी से बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ ने अपने दोस्तों को बुलाया, चलो खाना खाने चलें, हम बैठकर चावल की शराब भी पी सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? जरूर, यह कोई बुरा सुझाव नहीं है। आप लोग पहले जाइए, मुझे अकादमी के गू कमरे के बगल वाली दुकान पर जाकर एक घास की कठपुतली खरीदनी है। इससे घर पर अभ्यास करना आसान हो जाएगा। फैंग युआन अकेले गू कमरे में गया। अकादमी के गू कक्ष में काफी संख्या में रैंक एक गू कीड़े रखे हुए थे। इसमें कई प्रकार और विविधताएं थीं, और फैंग युआन के मूनलाइट गू को अंदर से स्वतंत्र रूप से लिया गया था। कभी कभी छात्रों को गू कृमि चुनने का निःशुल्क अवसर मिलता था। यदि कोई अतिरिक्त गू प्राप्त करना चाहता है तो उसे भुगतान करना होगा। इस अल्प समय में फैंग युआन की किसी अन्य गू को परिष्कृत करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह गू रूम के बगल वाली इमारत में चला गया। वह एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में 7 छात्र थे, जिनमें से प्रत्येक दुकान के मालिक से घास की कठपुतलियां खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था। ये तुम हो, जूनियर? स्टो के लिए जिम्मेदार प्रथम श्रेणी के गू मास्टर की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। जब उसने फैंग युआन को देखा तो अपने ग्राहकों के साथ मोलभाव करते हुए उसने स्वतः ही उसका अभिवादन किया। फैंग युआन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह गू मास्टर जियांगिया था। ये युवा गू मास्टर ही था जिसने सराय में शिकारियों को सबक सिखाया था। यह आप हैं सीनियर? फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था। जियांगिया ने अपने पीछे काउंटर से एक घास की कठपुतली निकाली और उसे खरीदने वाले छात्र को दे दी। उसी समय उसने फैंग युआन को एक दोस्ताना मुस्कान दी और पूछा, क्या छोटा भाई भी घास की कठपुतली खरीदने आया था? यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोड़ दूं, तो आपको बस 3 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े चाहिए। ये चीजें बहुत तेजी से बिकती हैं। अभी केवल 7 ही बची हैं। अगर आप और इंतजार करेंगे तो कोई स्टॉक नहीं बचेगा।
मनुष्यों के प्रति जियांग्या का रवैया अहंकारी था, लेकिन फैंग युआन जैसे लोगों के प्रति वह बहुत दयालु और ईमानदार था। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। चुपके से हंसते हुए उसने सोचा, ये जियांग्या वास्तव में जानती है कि व्यापार कैसे किया जाता है। घास की कठपुतलियां बिजुका गू के साथ बनाई गई थीं। इसमें डाले गए आदिम सार को शामिल करने के बाद भी अंतिम लागत 1.5 आदिम पत्थर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ, यह उचित नहीं है। पहले आओ पहले पाओ की नीति होनी चाहिए। उसके लिए कुछ क्यों छोड़ा जाए? हाँ, हम सब जल्दी आ गए। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। 3 टुकड़े होंगे। यहाँ आदिम पत्थर हैं। मुझे एक घास की कठपुतली दो। दुकान में मौजूद सभी युवा चिंतित हो गए जब उन्होंने सुना कि दुकान में केवल 7 कठपुतलियां ही बची हैं। उन्होंने मोल तोल करने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसे खरीदने के लिए अपने पत्थर निकाल लिए। बहुत जल्दी ही 7 संतुष्ट किशोर बाहर चले आए। क्या मेरा जूनियर घास की कठपुतली खरीदना चाहता है? जियांग्या ने हंसते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि वे बिक गए थे, लेकिन वास्तव में अभी भी 8वीं कठपुतली संदूक के नीचे छिपी हुई है। यदि जूनियर इसे अभी नहीं खरीदता है तो आप अवसर खो देंगे। फैंग युआन को घास की कठपुतली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाया और एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकालकर काउंटर पर रख दिया। मैं 10 मून ऑर्किड पंखुड़ियां खरीदना चाहता हूँ। जियांग्या दंग रह गई। उसने फैंग युआन की आंखों में गहराई से देखा, आदिम पत्थर को हटा दिया और काउंटर की दराज खोल दी। फिर उसने एक कागज की थैली निकाली और कहा, चंद्र ऑर्किड फूल की पंखुड़ियों के 10 टुकड़े, एक भी कम नहीं, कृपया सुनिश्चित करें। फैंग युआन ने मौके पर ही सामान की जांच की और उसमें कोई गलती नहीं पाई। अंततः वह छोटी सी दुकान छोड़कर चला गया। गू को खिलाना होगा। एक गू मास्टर गू को परिष्कृत करता है, गू का उपयोग करता है और साथ ही साथ उसे गू को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। गू को परिष्कृत करना कठिन है। इसमें जवाबी हमले का खतरा रहता है। गू का प्रयोग आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। गू को पालने का ज्ञान और भी अधिक व्यापक और गहरा है, क्योंकि गू कृमियों की सभी किस्में होती हैं और उनका भोजन भी अत्यंत विचित्र होता है। कुछ को मिट्टी निगलने की जरूरत है, कुछ को तारों की रोशनी की जरूरत है, कुछ को आंसू की जरूरत है और कुछ नौ आसमानों से बादलों और हवा पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, फैंग युआन के वर्तमान 3 गू को ले तो मूनलाइट गू को चंद्र ऑर्किड की पंखुड़ियों दिन में 2 बार भोजन की आवश्यकता होती है। सुबह और रात को 1 बार भोजन, प्रत्येक भोजन में फूलों की पंखुड़ियों के 2 टुकड़े। इस बीच शराब के कीड़े को शराब पीने की जरूरत है। हरे बांस की शराब का एक जार 4 दिनों तक चल सकता है। जहां तक वसंत शरद ऋतु सिकाडा की बात है तो यह और भी अधिक विचित्र है, क्योंकि यह समय की नदी से सीधे पानी पीता है तथा अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखता है। समय की नदी इस संसार के प्रवाह को सहारा देती है। यह आकाश में कहीं दूर नहीं बल्कि बहुत निकट है तथा प्रत्येक व्यक्ति के पास से बह रहा है। प्रत्येक जीवित प्राणी द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि के लिए समय की आवश्यकता होती है। समय बहते पानी की तरह है जो तेजी से आगे बढ़ता रहता है। समय की नदी अदृश्य और रंगहीन है, जबकि वास्तविकता में सभी जीवित प्राणी समय की नदी के जल में जीवित रहते हैं। चंद्र ऑर्किड की पंखुड़ियों का थैला खरीदने के बाद फैंग युआन हरी बांस की शराब खरीदने के लिए सराय में गया। शराब का कीड़ा जीवित रहने के लिए कुछ गंदी शराब या चावल की शराब भी पी सकता है। हालांकि इस तरह की दोयम दर्जे की शराब को पीने के लिए आवश्यक मात्रा बढ़ जाएगी और हर दिन कई जार की आवश्यकता होगी। गणना करने के बाद फैंग युआन ने फैसला किया कि सीधे हरी बांस की शराब खरीदना बेहतर होगा। यह न केवल दोयम दर्जे की शराब खरीदने से अधिक लाभदायक होगा, बल्कि इससे संदेह भी नहीं पैदा होगा। युवा महोदय, आप आ गए। सराय में काम करने वाले लोग पहले से ही फैंग युआन को जानते थे। फैंग युआन ने उसे सीधे प्राचीन पत्थरों के 3 टुकड़े दिए और परिचित सहजता से कहा, मुझे हरे बांस की शराब का एक जार दो और मेरे लिए कुछ अच्छे व्यंजन बनाओ। आपको मुझे बदले में पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस पहले उन्हें यहाँ रख दीजिए। महीने के अंत में जब यह 1 पत्थर तक पहुंच जाएगा तो आप इसे मेरे बिल से घटा सकते हैं। हालांकि फैंग युआन अब अकादमी के छात्रावास में रहने के बाद से सराय में नहीं रुकता, लेकिन जब भी वह शराब खरीदता तो हमेशा यहाँ खाना खाता था। ठीक है युवा महोदय, कृपया बैठ जाइए, व्यंजन तुरंत भेज दिए जाएंगे। कार्यकर्ता ने यही कहा और फैंग युआन को उसकी सीट पर ले गया। जाने से पहले उसने अपने कंधे पर रखा कपड़ा लिया और धीरे से मेज पहुंची। दरअसल जैसा कि कार्यकर्ता ने कहा, व्यंजन बहुत जल्दी परोसे गए। फैंग युआन ने खाना खाते हुए अपने मन में गणना की, एक प्राचीन पत्थर के टुकड़े से मैं फूलों की 10 पंखुड़ियां खरीद सकता हूँ। मूनलाइट गू हर दिन 4 टुकड़े खाता था। हरे बांस की शराब के एक जार की कीमत 2 पत्थरों के टुकड़े होती है और यह शराब के कीड़े को 4 दिनों तक जीवित रख सकता है। दूसरे शब्दों में, इन 2 गू को पालने और खिलाने के लिए मुझे हर दिन लगभग 1 पत्थर खर्च करना होगा। ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हकीकत में यह बहुत महंगा था। 3 सदस्यों वाले एक नश्वर परिवार के मासिक जीवन यापन के लिए केवल एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा ही पर्याप्त था। गू को परिष्कृत करने के आरंभ से लेकर आज तक 16 दिन बीत चुके हैं। केवल गू को बढ़ाने के लिए ही फैंग युआन ने पहले ही 14.5 आदिम पत्थर खर्च कर दिए थे।
मैंने फ्लावर वाइन का खजाना हासिल कर लिया है, फैंग जेन के आदिम पत्थरों का थैला छीन लिया है और प्रथम स्थान का इनाम भी प्राप्त कर लिया है। मेरी आदिम पत्थर की संपत्ति एक बार 40-40 टुकड़ों और आधे तक पहुंच गई थी। हालांकि गू को परिष्कृत करने के शुरुआती दिनों में मैंने 6.5 टुकड़े बर्बाद कर दिए, फिर मैंने इन गू को खिलाने में 14.5 टुकड़े इस्तेमाल किए। मेरे जीवन यापन का खर्च आधा पीस था और आज मेरे पास शायद 20 पीस बचे हैं। फैंग युआन ने अपना पैसा थैला निकाला, उसने उसे खोला और अंदर देखा। थैले के अंदर प्राचीन पत्थरों के टुकड़े थे। इनमें से प्रत्येक पत्थर भूरे सफेद रंग का था। उनका आकार दीर्घवृत्ताकार और आयतन बराबर था तथा आकार बत्तख के अंडे के समान था। गिनती करने पर उसे पता चला कि उसके पास वास्तव में केवल 20 टुकड़े ही बचे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि यह सिलसिला जारी रहा तो फैंग युआन अपने पास बचे हुए पत्थरों के साथ केवल आधे महीने तक ही चल पाएगा। वह अपने साथियों की तरह नहीं थे, उनके पास मदद के लिए रिश्तेदार और दोस्त थे, खासकर गुयू मोबेई और गुयू ची चेंग जैसे छात्रों के मामले में, जिनके पास आदिम पत्थर भरे हुए थे। फैंग युआन केवल खुद ही एक रास्ता सोच सकता था। चाचा और चाची ने पहले ही मेरे रहने के खर्च में कटौती कर दी है, लेकिन हर सप्ताहांत कबीले की अकादमी प्रत्येक छात्र को सब्सिडी के रूप में आदिम पत्थरों के 3 टुकड़े देती है। ऐसा लगता है कि मुझे 3 दिनों में मूनब्लेड मूल्यांकन में भाग लेना होगा और 10 प्राइमल स्टोन का पुरस्कार लेना होगा। फैंग युआन ने विचार करते हुए भोजन को मुंह में चबाया। उनकी वर्तमान आयु ठीक उस उम्र में थी जब शरीर बढ़ रहा था, बिना ये जाने कि सारा चावल और व्यंजन उसके पेट में चले गए थे। मुहरबंद हरे बांस का शराब का बर्तन उठाते हुए फैंग युआन ने अपने पैर उठाए और सराय से बाहर निकलकर चलने लगा। युवा सर, सराय के कर्मचारी ने पीछे से उसका पीछा करते हुए कहा। मैं युवा महोदय को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में व्यापारिक कंपनी गांव में आ जाएगी। परंपरा के अनुसार वे हमेशा हमारी दुकान से हरे बांस की शराब खरीदते थे। यंग सर को हमारी हरी बांस की शराब बहुत पसंद है और वह हर हफ्ते कुछ जार खरीदते हैं, इसलिए सराय वाले ने मुझे आदेश दिया कि मैं यंग सर को इस मामले के बारे में बताऊं। हमारे स्टोर में हरे बांस की शराब की आपूर्ति सीमित है, इसलिए मुझे डर है कि जब हम इसे ट्रेडिंग कंपनी को बेच देंगे तो हमारे पास बहुत कम बचेगी। क्या यही मामला है? जब फैंग युआन ने ये खबर सुनी तो वह थोड़ा उदास हो गया। किसी को जानने और बातचीत में अंतर बताने के लिए फैंग युआन के पास 500 वर्षों का अनुभव था। दुकान कर्मचारी और युवा गू मास्टर जियांग्या ने समान अर्थ के साथ बात की। हालांकि फैंग युआन स्वाभाविक रूप से जियांग्या के मुश्किल शब्दों और दुकान कर्मचारी के सच्चे शब्दों के बीच अंतर बता सकता था। यह मामला थोड़ा परेशानी भरा था। फैंग युआन को शराब के कीड़े को खिलाने की जरूरत थी और उसे लंबे समय में भारी मात्रा में हरे बांस की शराब की जरूरत थी। यदि इस सराय में स्टॉक खत्म हो गया तो उसे शराब के शौकीनों को खिलाने के लिए भारी मात्रा में दोयम दर्जे की शराब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए एक दिन में कई गिलास पानी पीना संभव नहीं था। कुछ समय बाद लोगों को संदेह होने लगेगा। इसके बारे में सोचने के बाद फैंग युआन ने आदिम पत्थरों के 10 टुकड़े निकाले और कहा, फिर मैं 5 और बर्तन खरीदूंगा। मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी कि तुम उन्हें मेरे लिए ले जाओ और अकादमी के छात्रावास में रखने के लिए मेरे पीछे आओ। ठीक है युवा सर। मजदूर ने तुरंत ही उन प्राचीन पत्थरों को स्वीकार कर लिया। चंद्र ऑर्किड फूल की पंखुड़ियां किसी विशेष भंडारण साधन के बिना केवल 5 दिनों तक ही चल सकती थीं, इसलिए फैंग युआन हर बार केवल 1 बैग ही खरीदता था। हालांकि हरी बांस की शराब को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। कुछ कर्मचारी फैंग युआन के पीछे पीछे अकादमी के छात्रावास में गए और उसके बिस्तर के नीचे शराब के बर्तन रख दिए और फिर वहां से चले गए। जैसे ही उसने पैसों की थैली को अपने हाथों में अचानक नीचे गिरते देखा, फैंग युआन ने गहरी सांस ली। गू को परिष्कृत करना कठिन है, लेकिन गू को बढ़ाना भी आसान नहीं है। यह इस तथ्य पर भी विचार कर रहा है कि उसके पास पिछले जीवन का 500 वर्षों का अनुभव था, इसलिए उसे अपने गू का उपयोग करने का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसका अर्थ है कि आदिम सार की खपत दर कम हो जाएगी और इस प्रकार उसे भारी मात्रा में खर्च की बचत होगी। तथ्य यह है कि उसके पास पिछले जीवन का 500 वर्षों का अनुभव था, इसलिए उसे अपने गू का उपयोग करने का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसका अर्थ है कि आदिम सार की खपत दर कम हो जाएगी और इस प्रकार उसे भारी मात्रा में खर्च की बचत होगी। उसके आसपास उसकी उम्र के लोगों को मूनलाइट गू का उपयोग करने का अभ्यास करना होगा और आदिम सार को बर्बाद करना होगा। दक्षता बढ़ाने के लिए कई बार अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। जब बहुत अधिक मात्रा में प्रिमवल एसेंस का सेवन कर लिया जाता है तो प्रिमवल पत्थरों को पूरक के रूप में उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि रिकवरी की दर बहुत धीमी होती है। घास की कठपुतली खरीदने के लिए भी 3 प्राचीन पत्थरों की आवश्यकता होती है। ये सब पैसा है। सौभाग्य से मेरा स्प्रिंग ऑटम सिकाडा समय पर भोजन करता है और कुछ नहीं, अन्यथा मैं बहुत पहले ही दिवालिया हो चुका होता। मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं कर पाता। फैंग युआन को अचानक बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। गू जितना अधिक उच्च श्रेणी का होगा उतना ही अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, या जितना अधिक कीमती और दुर्लभ भोजन की आवश्यकता होगी उसे रखना उतना ही अधिक कठिन होगा। एक सामान्य स्तर रैंक 2 गू कृमि की कीमत प्रतिदिन लगभग 1 से 2 टुकड़े आदिम पत्थर के बराबर होती है।
यदि भोजन खरीदने योग्य हो तो ये काफ़ी अच्छा है। कुछ गू ऐसे थे जिनके लिए भोजन की आवश्यकता थी जो अपेक्षाकृत कठिन था, कुछ तो बाजार में भी उपलब्ध नहीं थे। जिस प्रकार वसंत ऋतु के सिकाडा का भोजन स्वयं समय है, ये वास्तव में उससे भी अधिक कीमती था। आखिरकार एक कहावत है, 1 इंच सोना 1 इंच समय नहीं खरीद सकता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, क्या आप समय खरीद सकते हैं? आप नहीं कर सकते। सिद्धांततः एक गू मास्टर असीमित मात्रा में गू को परिष्कृत कर सकता है। जब तक आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं, चाहे 10, 100 या 1000 कीड़े संभव हैं, आप जितने चाहें उतने गू को परिष्कृत कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में एक गू मास्टर के पास सामान्यतः केवल 4 to 5 गू ही होते थे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे वहन करना कठिन है। कृमि की श्रेणी जितनी उच्च होगी, उसे खिलाना और पालना उतना ही महंगा होगा। इससे गू मास्टर को अक्सर बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें लगातार सिरदर्द बना रहता था। दूसरा कारण था उपयोग में असमर्थ होना। एक एकल मूनब्लेड हमले को अंजाम देने के लिए मूनलाइट गू का उपयोग करने के लिए किसी को प्राइमल सार का 10% उपयोग करने की आवश्यकता होगी। एसी ग्रेड प्रतिभा वाले गू मास्टर 3 से 4 हमले करने के बाद अपने छिद्रों में मौजूद आदिम सार को समाप्त कर सकते हैं। इतने सारे गू को बढ़ाने के लिए क्या ये बर्बादी नहीं होगी यदि कोई उनका उपयोग न कर सके? इस प्रकार गू मास्टर की साधना में एक कहावत प्रचलित थी, गू को पालना एक रखैल को पालने के समान है। रखैल रखने के लिए आपको भोजन, कपड़े, घर आदि खरीदने की आवश्यकता होगी। यह बहुत महंगा है और आपके पास जितना अधिक होगा, यह उतना ही महंगा होगा। एक सामान्य आदमी इसे वहन नहीं कर सकता। यदि आप इतने सारे भी रखें तो भी मनुष्य की ऊर्जा सीमित है, वह उन सब का उपयोग नहीं कर सकता। क्या आप उन्हें सिर्फ देखने के लिए ही पालेंगे? जब गू मास्टर का पद बढ़ता है तो गू कृमि का भोजन मानक भी बढ़ जाता है। अतः कृपया ये देखने से बचें कि एक गू मास्टर के पास परिष्कृत गू की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। सामान्यतः एक गू मास्टर अपने स्तर के केवल 4 to 5 गू ही रखता है। यदि गू की संख्या अधिक बढ़ा दी जाए तो गू मास्टर दिवालिया हो जाएगा। 3 दिन बाद अपने शरीर को नीचे झुकाकर चकमा देना। उड़ती मुट्ठी से बचने की यह सामान्य तकनीक है। जब आपका दुश्मन आपके पास आए और आप पर हमला करे तो तुरंत नीचे बैठ जाएं और उसी समय जवाबी हमला करते हुए उसकी जांघों और पेट पर प्रहार करें। लहराती मुट्ठी से मत डरो। आमतौर पर जो लोग आते हैं और पहली ही पल में मुठियां भांजना शुरू कर देते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता और वे आवेगपूर्ण तथा जल्दबाज होते हैं। मार्शल आर्ट मैदान पर अकादमी के मार्शल आर्ट 1 प्रशिक्षक ने प्रदर्शन के लिए क्रियाएं करते हुए भाषण दिया। सबसे पहले एक लकड़ी की कठपुतली का दाहिना हाथ ऊपर आया और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने तुरंत नीचे बैठकर आने वाले हमले से खुद को बचा लिया। फिर उसने कठपुतली के पेट पर जोरदार मुक्का मारा और कुछ घूंसे मारकर उसे नीचे गिरा दिया। छात्र घेरा बनाकर प्रदर्शन को देख रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर में उत्साह की कमी थी तथा वे बहुत कम रुचि दिखा रहे थे। अकादमी में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे और यह पाठ मार्शल आर्ट की बुनियादी शिक्षा देने वाला था। मुट्ठी और पैरों का प्रयोग करके स्वयं पर जोर डालना मूनब्लेड की सुंदर और शांत आक्रमण शैली के सामने बहुत ही निम्न स्तरीय था, जिससे लगभग सभी छात्र विचलित हो जाते थे। अगली कक्षा मूनलाइट गू के उपयोग का मूल्यांकन होगी। अब तक आपका अभ्यास कैसा रहा है? मैं अभी भी अच्छा कर रहा हूँ। मैं 3 मूनब्लेड चला सकता हूँ, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में हिट होते हैं। आमतौर पर मुझे घास की कठपुतली पर 2 पत्ते मिलते हैं। ये तो मेरे जैसा ही है। मैंने इन कुछ दिनों में अभ्यास करने के लिए विशेष रूप से एक घास की कठपुतली खरीदी है। युवा किशोर एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कह रहे थे। उनका ध्यान पाठ से बहुत पहले ही हट चुका था। वे सभी अगली कक्षा में होने वाले मूल्यांकन को लेकर चिंतित थे। इस मूल्यांकन के लिए ही उन्होंने कक्षा के बाद काफी देर तक कठोर अभ्यास किया था और अब वे मूल्यांकन की प्रतीक्षा में अपने हाथ पैर हिला रहे थे। छात्रों की चर्चा की आवाज प्रशिक्षक के कानों तक पहुंच चुकी थी और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने उन पर नजर डालते हुए चिल्लाया, कक्षा में बात करने की अनुमति नहीं है। आप सभी अपना मुंह बंद रखें और ध्यान से देखें। वह द्वितीय श्रेणी के गू मास्टर थे। उनका शरीर काफी मांसल था। उसका ऊपरी शरीर नंगा और मजबूत था। उसकी कांस्यवर्णी त्वचा पर अनगिनत निशान थे। जोर से चिल्लाते हुए उसने धमकी भरा अंदाज दिखाया और मैदान में मौजूद सभी छात्रों पर दबाव डाला। मार्शल आर्ट क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। मार्शल आर्ट की नींव सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। विशेषकर गू मास्टर की साधना के प्रारंभिक चरणों में यह किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करें। डांटना समाप्त करने के बाद मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने एक और लकड़ी की कठपुतली बुलाई। यह हल्के पीले रंग की लकड़ी की कठपुतली 2 मीटर ऊंची थी। इसके विशाल लकड़ी के पैर नीले पत्थर की फर्श की टाइलों पर कदम रखते समय तीखी आवाजें निकाल रहे थे। लकड़ी की कठपुतली ने अपनी बाहें फैला दी और अनाड़ीपन से कोच की ओर दौड़ी। प्रशिक्षक ने उसके हमले को चकमा दिया, फिर उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे आगे की ओर धकेल दिया, जिससे वह विशाल और ऊंची लकड़ी की कठपुतली जमीन पर गिर गई। फिर प्रशिक्षक कठपुतली की कमर पर सवार हो गया और उसने अपनी मुट्ठी तेजी से कठपुतली के सिर पर घुमाई।
लकड़ी की कठपुतली ने एक क्षण तक प्रतिरोध किया, फिर प्रशिक्षक के प्रहारों से उसका सिर टूट गया। वह जमीन पर लकवाग्रस्त होकर निश्चल पड़ा था। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक खड़ा हो गया, उसकी सांसें हमेशा की तरह शांत और लंबी थीं। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया, जब नज़दीकी मुकाबले में किसी विशाल और लंबे दुश्मन का सामना करना हो तो डरे नहीं। प्रतिद्वंद्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नष्ट करना अपने दुश्मन को दबाकर रखने की एक समझदारी भरी रणनीति है। जैसा कि मैंने पहले किया था, आपको प्रतिद्वंद्वी की कमर को पकड़ना होगा, उसके कूल्हों को नियंत्रित करना होगा और फिर अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आप अवसर का लाभ उठाते हुए उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं और अपने शत्रु पर भीषण प्रहार करते हैं। जिनके पास कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं है, वे तुरंत ध्वस्त हो जाएंगे। छात्रों ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन अधिकांश की आंखों में असहमति झलक रही थी। कोच ने यह सब देखा और मन ही मन जोर से हंसा। हर बैच ऐसा ही था। इन युवाओं का रुझान स्वाभाविक रूप से सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होता था। व्यक्तिगत समझ और अनुभव के बिना उनके लिए मार्शल आर्ट की नींव रखने के महत्व को समझना कठिन था। सच तो यह है कि विशेष रूप से एक गू मास्टर के लिए अपने शुरुआती चरण में, हालांकि बुनियादी मार्शल आर्ट आशाजनक नहीं लगती थी, लेकिन वास्तव में ये ब्लेड हमले से अधिक महत्वपूर्ण थी। याद रखें, नज़दीकी लड़ाई में आपकी नज़र हमेशा दुश्मन की आंखों पर नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान दुश्मन के कंधे पर होना चाहिए। चाहे मुक्का मारा जाए या लात, दुश्मन का कंधा हमेशा पहले हिलेगा। नज़दीकी लड़ाई में आपकी गति बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं जिस गति की बात कर रहा हूं वह आपकी मुट्ठियों की गति नहीं है, बल्कि आपके पैरों की गति है। दूरी सबसे अच्छा बचाव है। अपने पैरों को लचीला बनाए रखें, तब आप आसानी से अपनी ताकत दिखा पाएंगे। जब आप मुट्ठियों से वार करें तो त्रिकोण जैसा सहारा बनाए रखें, अन्यथा आप अपना संतुलन खो देंगे। दुश्मन नहीं गिरा है, बल्कि पहले तुम गिरे हो। प्रशिक्षक ने प्रदर्शन करते हुए धैर्यपूर्वक समझाया। ये सभी उनके बहुमूल्य अनुभव थे जो उन्होंने खून खराबे और आंसुओं से प्राप्त किए थे, लंबी लड़ाइयों से अर्जित अनुभव थे। दुर्भाग्यवश छात्रों को इसकी जानकारी नहीं थी। वे धीरे धीरे फिर से फुसफुसाने लगे। चर्चा का केंद्र अभी भी अगले पाठ के मूनब्लेड मूल्यांकन पर था। यह मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बहुत व्यवहारिक है, लेकिन उसकी शिक्षण शैली गलत है। फैंग युआन भीड़ में चुपचाप देख रहा था, कभी कभी अपना सिर हिला रहा था। प्रशिक्षक के शिक्षण में कोई अनुशासन नहीं था। वह पूरी तरह से रुचि के आधार पर पढ़ाते थे और जो कुछ भी सोचते थे वही पढ़ाते थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ पढ़ाया वह गड़बड़ निकला और उसमें बहुत सारी जटिल जानकारी थी। शुरुआत में तो कई छात्र गंभीरता से सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि खत्म हो गई और उनका ध्यान अन्य पहलुओं की ओर चला गया। केवल फैंग युआन ही पूरे समय ध्यानपूर्वक सुनता रहा, जबकि अन्य लोग सीख रहे थे, वह दोहरा रहा था। उनका युद्ध अनुभव प्रशिक्षक से अधिक समृद्ध था, लेकिन दूसरों को बताते हुए सुनना भी साधना में सत्यापन का एक तरीका था। गू मास्टर की लड़ाई की पद्धति आमतौर पर हाथापाई और दूरी से लड़ने के बीच विभाजित होती है। मूनब्लेड हमला एक प्रकार का दूरी से किया जाने वाला हमला है, लेकिन सख्ती से कहें तो इसे मध्यम दूरी का माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रभावी दूरी केवल 10 मीटर होती है। जब नज़दीकी मुकाबले की बात आई तो गू मास्टर्स मार्शल आर्ट प्रशिक्षक सबसे अच्छा उदाहरण थे। हाथापाई युद्ध में गू मास्टर्स आमतौर पर गू का चयन करते थे जो उनकी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता था और उन्हें विकसित करता था। ये गू उन्हें अलौकिक शक्ति, चपलता, प्रतिक्रियाशीलता, सहनशक्ति आदि प्रदान करते थे। इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षक की तरह उसका पूरा शरीर कांस्य त्वचा से ढका हुआ था। यह निश्चित रूप से उसकी अपनी त्वचा का रंग नहीं था, बल्कि यह तांबे की त्वचा वाले गू का एक प्रकार का प्रभाव था। तांबे की त्वचा वाला गू मास्टर की त्वचा की मजबूती और सुरक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देगा, जिससे गू मास्टर अधिक क्षति सहन करने में सक्षम हो जाएगा। एक एकल मूनब्लेड 10% आदिम सार का उपभोग करेगा। युद्ध के दौरान एक गू मास्टर कितनी बार मूनब्लेड फेंक सकता है? ये संख्या बहुत कम है, विशेषकर शुरुआती लोगों के लिए जिन्हें प्रभावी प्रहार करने में कठिनाई होती है। इसका उपयोग केवल एक प्रकार के तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता है। इसका आतंकित करने वाला कारक इसकी मारक क्षमता से कहीं अधिक है। रैंक एक गू मास्टर के लिए वास्तव में उपयोगी कौशल मार्शल आर्ट कुंग फू होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्ट आक्रमण अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय है। ये दुख की बात है कि यह तथ्य कुछ ऐसा है जिसे वे तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वे स्वयं अपने अनुभव से इसका सामना नहीं करेंगे। फैंग युआन ने हल्के से अपने साथियों की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर रही थी। अंततः बुनियादी मार्शल आर्ट की कक्षा समाप्त हो गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद छात्र की आंखें उत्सुकता से भर गईं। अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति देर से आ रहा था। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाकर बांस की दीवार के सामने घास की कठपुतलियों की पंक्ति की ओर इशारा किया। वह सीधे मुद्दे पर आए और बोले, ठीक है, आज परिणाम देखने का दिन है। मैं चाहता हूं कि 5 लोग एक समूह में उचित क्रम में आएं और मूनब्लेड का उपयोग करके 3 बार हमला करें। स्वूश! छात्रों का पहला समूह ऊपर गया और चंद्रमा का ब्लेड हवा में नाचने लगा। 3 राउंड के बाद केवल 9 मूनब्लेड घास की कठपुतलियों पर लगे। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने थोड़ा अप्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया।
ये हिट दर बहुत कम थी। मुख्य बात यह थी कि इन 5 में से केवल 2 ही सफलतापूर्वक 2 मून ब्लेड फेंकने में कामयाब रहे। इसके बाद आप सभी को ठीक से अभ्यास करना चाहिए, विशेष रूप से आप। बड़े ने एक छोटे से वाक्य में डांटा। फिर उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और कहा, अगला समूह। जिन 2 लोगों को फटकार लगाई गई वे निराश होकर अपना सिर झुकाकर मैदान से बाहर चले गए। उनमें से एक लड़की थी, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसका दिल दुखी था। वह केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, फिर भी वह अपने आदिम सार को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने के लिए आदिम पत्थरों का उपयोग नहीं कर सकती थी। इस प्रकार इन 3 दिनों में उसने बहुत कम अभ्यास किया, जिसके परिणामस्वरूप वह चंद्र ब्लेड को अकुशलता से फेंक सकी। एक गू मास्टर को गू को परिष्कृत करने, गू को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि गू का उपयोग करने के लिए अभ्यास करने के लिए भी नकदी की आवश्यकता होती थी। लेकिन वह इतना पैसा कहाँ से ला पाई? यद्यपि उसके माता पिता पीछे से उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन हर परिवार की अपनी समस्याएं थीं। धन की कमी अक्सर एक दुविधा थी जिसका सामना एक गू मास्टर को करना पड़ता था। वैसे भी मेरे पास नंबर 1 बनने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। मैं भी हार मान सकता हूँ और प्राचीन पत्थरों पर बचत कर सकता हूँ, यह मेरे लिए बेहतर है। जब उसने ये सोचा तो उसका हृदय एक बार फिर शांत हो गया। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग थे जो इस युवा लड़की की तरह ही सोचते थे। अभ्यास की कमी के कारण कई छात्रों का प्रदर्शन खराब रहा। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का माथा और अधिक गहरा हो गया। फैंग युआन ने चुपके से अपना सिर हिलाते हुए देखा। ये लोग सचमुच दयनीय और दुखी हैं। मात्र कुछ प्राचीन पत्थरों के लिए उन्होंने प्रगति करने का अपना अवसर खो दिया। आदिम पत्थरों का उपयोग करने के लिए हैं। यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं और आदिम पत्थरों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप गू मास्टर क्यों बने? दूसरे शब्दों में, जो लोग अदूरदर्शी होते हैं वे प्रायः हर पैसे के लिए मोल भाव करते हैं और कम महत्वपूर्ण चीजों के पीछे भागते हैं। जहां तक उच्च आकांक्षाओं वाले लोगों का प्रश्न है, वे आमतौर पर सहनशील और उदार रवैया दिखाते थे तथा उनमें त्याग करने और चीजों को छोड़ देने की शक्ति होती थी। आखिरकार मेरी बारी आ गई। इस समय गू यूमो बेई के घोड़े के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान चमक उठी और वह मैदान की ओर चल पड़ा। उनका कद गठीला था और उनसे एक भयंकर एवं मजबूत आभा निकलती थी। स्थिर खड़े रहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और 3 चंद्रफलक फेंके। तीनों ही लगे। 2 ब्लेड कठपुतली की छाती पर लगे, जबकि एक अन्य ब्लेड कठपुतली के बाएं हाथ पर लगा, जिससे कुछ हरी घास कट गई। इस परिणाम से स्वाभाविक रूप से युवा किशोरों में प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। बहुत अच्छा। बुजुर्ग का माथा थोड़ा सा सीधा हो गया। अगला समूह आया। गुयूची चेंग उनके बीच खड़ा था। उसका शरीर छोटा और नाटा था, चेहरा दागों से भरा था तथा उसके हाव भाव से हल्की घबराहट झलक रही थी। उसने लगातार 3 चंद्र ब्लेड छोड़े और तीनों ही कठपुतली की छाती पर लगे, जिससे उस पर एक दूसरे से जुड़े हुए 3 निशान बन गए। कठपुतली की स्वयं उपचार करने की क्षमता के कारण निशान गहरे से उतले हो गए और कुछ सांसों के बाद पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गए। हालांकि यह परिणाम पहले से ही गू यूमो बेई के परिणाम से जुड़ा हुआ था और इसे बड़े की प्रशंसा भी मिली। मैदान से बाहर जाते समय ची चेंग ने अपना सिर ऊंचा रखा और रास्ते में मो बेई की आंखों में चुनौती भरी नजरों से देखा। मैदान के नीचे गू यूमो बेई ने एक ठंडी खर्राट भरी, लेकिन उसने ची चेंग की घूरती नजर का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह गू यू फैंगजेन को देखता रहा जो अभी तक ऊपर नहीं गया था। उसका दिल साफ तौर पर जानता था कि असली खतरा केवल गू यू ची चेंग और गू यू फैंगजेन थे। पिछला भी उसके जैसा ही था, बी ग्रेड प्रतिभा वाला, जबकि उसके पास आदिम पत्थरों की निरंतर आपूर्ति भी थी। उत्तरार्ध एक ए ग्रेड प्रतिभा थी। हालांकि फैंगजेन के पास उनके जितने आदिम पत्थर नहीं थे, लेकिन अपनी ग्रेड प्रतिभा के कारण अपनी प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति गति पर भरोसा करके वह कम समय में भी बहुत अभ्यास करने में सक्षम होगा। अभी गुयूची चेन के परिणाम सामने आए हैं जो मो बेई के साथ बराबरी दर्शाते हैं और केवल गुयू फैंगजेन ही बचे हैं। पिछले कुछ समूहों में गुयू फैंगजेन अंततः मंच पर आए। क्या वह फैंग युआन या फैंगजेन है? कुछ छात्र बुदबुदा रहे थे। अभी भी कुछ लोग थे जो फैंग युआन और फैंगजेन, 2 जुड़वा भाइयों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। ये फैंगजेन है। फैंग युआन हमेशा ठंडे चेहरे वाला दिखता है, वह कभी तनावग्रस्त नहीं दिखता, किसी ने जवाब दिया। ओह, तब तो तमाशा हो जाएगा। आखिरकार फैंगजेन पिछले 3 सालों में हमारे गांव से एकमात्र ए ग्रेड प्रतिभा है। भीड़ की नजरें मैदान की ओर लगी रहीं। फैंगजेन अपनी ओर देखती निगाहों के दबाव को महसूस कर सकता था और इससे वह और भी अधिक घबरा गया। मंच पर खड़े होकर उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। उसने अपना पहला चंद्र ब्लेड फेंका, जिसका मूल उद्देश्य घास की कठपुतली की छाती पर निशाना लगाना था, लेकिन तनाव के कारण वह चूक गया। अंततः चंद्र ब्लेड घास की कठपुतली के गर्दन के क्षेत्र पर जा लगा। युवा किशोरों ने तुरंत ही हल्की सी आश्चर्य भरी आवाज निकाली। उन्होंने सोचा कि फैंगजेन ने जानबूझकर ऐसा किया। कठपुतली की छाती पर निशाना लगाने के बजाय उसने गर्दन पर निशाना साधा। यह उसके अपने आक्रमण कौशल के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। वे फैंगजेन के अगले कदम का इंतजार करने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि गुयूमो बेई और गुयूची चेन का रंग उतर गया था।
मैदान में केवल अकादमी के वरिष्ठ और फैंग युआन ही थे जो फैंग जेन की गलती को देख सकते थे। कितना खतरनाक! चंद्र ब्लेड को देखते हुए फैंग जेन ने मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए अपने दिल में कहा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। फिर उसने 2 ब्लेड बाहर फेंके। इस बार उसने कोई गलती नहीं की और दोनों ब्लेड घास की कठपुतली की छाती पर सटीक रूप से लगे। इस परिणाम से अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपना सिर हिलाया और मो बेई तथा ची चेन भी शांत हो गए। फैंग जेन का परिणाम उनसे अलग था, इसलिए ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें किस प्रकार ग्रेड देते हैं। अन्य छात्रों ने आहें भरने की आवाजें निकाली। बाद में फैंग जेन का प्रदर्शन दिलचस्प नहीं था, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। अगले कुछ समूह भी दिलचस्प नहीं थे। मो बेई, ची चेंग और फैंग जेन से बेहतर प्रदर्शन कोई नहीं कर सका। युवा लोग कानाफूसी करने लगे। इस दर से आज के मूल्यांकन में सर्वोच्च स्कोरर इन तीनों में से एक होना चाहिए। उन तीनों ने घास की कठपुतली को मारने में कामयाबी हासिल की। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी के बुजुर्ग किसे बेहतर मानेंगे। रुको, यह आखिरी समूह है। फैंग युआन ऊपर जा रहा है। ओह, वह सी ग्रेड प्रतिभा, ठंडा प्रतिभाशाली, हे। जब यह अंतिम समूह था तब अंततः फैंग युआन मंच पर चढ़ गया। यह वही फैंग युआन है। गुयू मो बेई ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए फैंग युआन को देखा। फिर उसने अपनी आंखें बेपरवाही से नीचे कर लीं। पिछली बार तुम सचमुच भाग्यशाली रहे थे। गलती से कमजोर इच्छाशक्ति वाले मूनलाइट गू को चुन लिया था और नंबर 1 बन गए थे। मेरी दुर्घटना हुई और मैं नंबर 1 पर आ गया। देखते हैं इस बार आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। गुयू ची चेंग ने उसकी बाहों को गले लगा लिया और फैंग युआन को खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार करने लगा। बड़े भाई, इस बार स्थिति पिछली बार जैसी नहीं होगी। मैंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। मैं निश्चित रूप से आपसे आगे निकल सकता हूँ। भीड़ के बीच गुयू फैंगजेंग ने अपने होठों को दबाया, अवचेतन रूप से अपनी मुठियां कसकर बंद कर लीं। इससे पहले महत्वपूर्ण गू को परिष्कृत करने के मूल्यांकन में ए ग्रेड प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें वास्तव में दूसरा स्थान मिला था। स्वाभाविक रूप से वह इससे खुश नहीं थे, विशेषकर जब उसने ये समझा कि फैंग युआन केवल भाग्य के कारण ही जीतने और नंबर 1 स्थान पाने में सक्षम था, तो इससे वह और भी अधिक असंतुष्ट हो गया। गू यू फैंगजेन के लिए अपने बड़े भाई फैंग युआन पर विजयी होना एक विशेष और महान महत्व रखता था। कई लोगों की निगाहें फैंग युआन पर टिकी थीं और अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की नज़र भी उस पर टिकी थी। फैंग युआन ने कोई भावना प्रकट नहीं की। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। वह स्थिर खड़ा रहा। उसकी हथेली के हृदय में स्थित चंद्रोदय गू में आदिम सार उड़ेल दिया गया। हवा में वार करते हुए उसने पहला मूनब्लेड चंद्रफलक मारा। ये चंद्रमा बहुत ऊंचा उड़ा। यह न केवल घास की कठपुतली के सिर के ऊपर से गुजरा, बल्कि बांस की दीवार के ऊपर से भी उड़ गया। ये लगभग 15 मीटर तक चलता रहा, फिर प्रकाश मंद होकर हवा में गायब हो गया। पफिट, कोई तो अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये तो बहुत ही अपमानजनक है न? किसी ने उपहास किया। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह गू को परिष्कृत करने में नंबर 1 बनने में कामयाब रहे, एक अन्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। प्रारंभिक वर्षों में जब फैंग युआन ने कविता रची और प्रारंभिक बुद्धिमत्ता दिखाई, तो इससे पहले ही इन लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो चुकी थी। बाद में जब उन्होंने भाग्य पर भरोसा किया और अपने महत्वपूर्ण गू को परिष्कृत करने में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, तो इससे उन्हें अपने असंतोष के बीच ईर्ष्या की एक परत महसूस हुई। उनमें से कई लोग अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे। वे प्रतिभाशाली फैंग युआन की शर्मनाक हरकत देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और उनकी इस चंद्र ब्लेड ने उन्हें निराश नहीं किया। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। अकादमी के वरिष्ठ छात्र ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और मन ही मन खुद पर हंसने लगे। उसे बिना किसी कारण के फैंग युआन के बारे में इतना चिंतित क्यों होना पड़ा? वह सिर्फ सी ग्रेड का था और महज एक लड़का था जो विशुद्ध भाग्य के कारण गू को परिष्कृत करने में नंबर 1 आया था। उसने मन ही मन अपना मन बना लिया था। यद्यपि मो बेई, ची चेंग और फैंग जेन के परिणाम एक जैसे थे, फिर भी उन्होंने फैंग जेन को नंबर 1 चुना। गुयू मो बेई और गुयू ची चेंग के बीच युद्ध कबीले के 2 सबसे शक्तिशाली बुजुर्गों के बीच राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक था। अकादमी के वरिष्ठ नेता हमेशा केंद्र में रहे थे और उनका राजनीतिक भंवर के बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। अकादमी के बुजुर्ग का झुकाव कबीले के मुखिया गुयू बो की ओर अधिक था और फैंग जेन कबीले के नेता के साथ एक सेट था। इस तथ्य को भी जोड़ ले कि उनमें ए ग्रेड की प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें नंबर 1 के रूप में चुनने का मतलब होगा उनके प्रति पक्षपातपूर्ण देखभाल दिखाना, और यह ऐसी बात थी जिसे कबीले के उच्च अधिकारी स्वीकार कर सकते थे। उसे नंबर 1 के रूप में चुनने का मतलब होगा उसके प्रति पक्षपातपूर्ण देखभाल दिखाना, और यह ऐसी बात थी जिसे कबीले के उच्च अधिकारी स्वीकार कर सकते थे। गर्म वसंत हवा बह रही थी। फूलों की खुशबू प्रशिक्षण मैदान में फैल रही थी। सूर्य की रोशनी फैंग युआन के शरीर पर पड़ रही थी, जिससे जमीन पर एक अकेली काली छाया पड़ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी ठंडक थी और वह चुपचाप 10 मीटर दूर घास की कठपुतली को देख रहा था। उसकी हथेली में रखा चांदनी का टुकड़ा हल्की नीली रोशनी दे रहा था। बेशक
उसने जानबूझकर पहले मूनब्लेड को रास्ते से हटा दिया था। अभी उनके पास कार्रवाई करने के लिए केवल 2 मौके बचे हैं। अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नंबर 1 स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें अगले 2 आक्रमणों में ऐसा परिणाम तैयार करना होगा जो सभी की अपेक्षाओं से अधिक हो। उन्होंने कहा, हमला करने के लिए केवल 2 मौके बचे हैं, इसलिए यह असंभव है। बड़े भाई, मैंने अंततः आपको जीत लिया है। गुयू फैंगजेन की आंखें फड़क नहीं रही थीं क्योंकि वह फैंग युआन को घूर रहा था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके बड़े भाई ने जो जीवन की छाया उस पर डाली थी वह इस क्षण में धीरे धीरे लुप्त हो गई। फैंगजेन को विजय का आभास बहुत निकट ही हो गया था। उसकी दोनों मुठ्ठियां अनजाने में ही कसकर बंद हो गई थीं। उसका पूरा शरीर इतनी उत्तेजना से भर गया था कि वह हल्का सा कांप उठा। बड़े भाई, इस बार मेरी जीत तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद मैं बार बार तुम्हें जीतता रहूंगा जब तक कि मैं अपने हृदय से सारी छायाएं दूर नहीं कर देता। मैं कबीले के सामने एक ग्रेट प्रतिभावान व्यक्ति की उत्कृष्टता सिद्ध कर दूंगा, फैंगजेन ने अपने दिल में खुद से कहा। लेकिन ठीक इसी समय फैंग युआन ने कार्रवाई की। उसकी दाहिनी हथेली चाकू की तरह शून्य को चीर रही थी। एक तेज फटने की आवाज के साथ उसकी हथेली में छिपी पानी जैसी नीली रोशनी बाहर फेंक दी गई। वह हवा में उड़ गया और एक घुमावदार नीले चंद्रमा के आकार में परिवर्तित होकर घास की कठपुतली की ओर बढ़ गया। अगले ही पल फैंग युआन की दाहिनी हथेली फिर से नीली रोशनी से चमक उठी। उसने अपनी हथेली घुमाई और तीसरा चंद्र ब्लेड बाहर निकाल लिया। ये दोनों हमले बहते पानी की तरह सहजता से जुड़े। यह एक सहज संयोजन था। दोनों चंद्र ब्लेड तेजी से उड़े। हवा में दोनों ब्लेडों के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम थी। भीड़ की स्तब्ध निगाहों के सामने 2 चंद्र ब्लेडों ने घास की कठपुतली की गर्दन पर सटीक निशाना साधा। यह फैंगजेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके दिल से एक बुरी भावना उभरी। अगले ही क्षण विद्यार्थियों ने धीरे धीरे अपना मुंह खोल दिया और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उन्होंने देखा कि घास की कठपुतली का सिर धीरे धीरे एक ओर झुक गया, फिर वह गर्दन से अलग होकर जमीन पर गिर गया। वह उछलकर 2-3 मीटर दूर तक लुढ़क गया। फैंग युआन ने कठपुतली का सिर काट दिया था। ये परिणाम मैदान पर मौजूद सभी लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक था। ये भाग्य है या कौशल? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने बाहें सिकोड़ी। ये संदेह बाकी छात्रों के दिलों में भी मंडरा रहा था। कुछ समय के लिए पूरे प्रशिक्षण मैदान में सन्नाटा छा गया। ये कैसे हो सकता है? फैंगजेन ने बड़बड़ाया। वह फैंग युआन को शून्य भाव से देखता रहा। उसके हृदय में उमड़ती भावनाएं तुरंत ही कम हो गई, सबसे निम्नतम बिंदु पर पहुंच गईं। फैंग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ऐसा अभिनय किया जैसे वह भीड़ में से अपनी ओर आ रही निगाहों से अनजान हो। कुडक कुडक। नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे मोर तोतों के एक समूह ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गए। वे अपनी शानदार, लंबी और पतली मोर पूंछों को घसीटते हुए, हवा में चहचहाते हुए, चंचल ढंग से उड़ रहे थे। फैंग युआन प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़ा होकर ऊपर की ओर देख रहा था। तेज धूप में पक्षियों के बहुरंगी पंख और भी अधिक चमकते और भव्य दिखाई देते थे। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, मानो जिस व्यक्ति ने अभी अभी घास की कठपुतली का सिर काटा है वह नहीं था। आह, बसंत की रोशनी सचमुच मोहक है। उसने मन ही मन आह भरी। जैसे जैसे रात होने लगी, क्षितिज के किनारे पर सूरज खून जैसा दिखने लगा। स्कूल में भी आकाश की किरणें फैल गईं, जहां लगभग 50 विद्यार्थी सीधे बैठे थे। ऊपर मंच पर अकादमी के वरिष्ठ सदस्य एक एक करके नाम पढ़ रहे थे और उन्हें भत्ता वितरित कर रहे थे। यह अकादमी की साप्ताहिक सब्सिडी थी, जिसके तहत हर 7 दिन में भत्ता वितरित किया जाता था। ये कहा जा सकता है कि यह इन युवा किशोरों के लिए वित्तीय सहायता थी। आखिरकार, अपनी क्षमताओं के बावजूद अपने स्वयं के गू को खिलाने और पालने के लिए उन पर बहुत अधिक वित्तीय दबाव था। गू युए फैंग युआन, बुजुर्ग ने जोर से पढ़ा। फैंग युआन आखिरी पंक्ति में खिड़की के पास वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। वह मंच पर चढ़े और 2 नोट प्राप्त किए। एक थैले में 3 प्राचीन पत्थर थे जो कबीले का भत्ता था। दूसरे थैले में इनाम के रूप में 10 आदिम पत्थर थे। कड़ी मेहनत करो, बुजुर्ग ने कहा। उसने फैंग युआन को गहरी नज़र से देखा। फैंग युआन लगातार नंबर 1 स्थान पर बना रहा था और इससे उन बुजुर्गों ने, जो शुरू में उससे निराश थे, थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया था। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया और पस को अपनी बाहों में लेकर अपनी सीट पर वापस आ गया। अरे वाह, वह तो फिर से नंबर 1 पर आ गया। गू युमोबेई ने अपनी नज़र फैंग युआन पर टिका दी। उसका दिल काफी गुस्से से भरा हुआ था। उन 2 चंद्र ब्लेडों ने लगातार कठपुतली की गर्दन पर वार किया। क्या ये केवल भाग्य या वास्तविक कौशल के कारण है? गू यूची चेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मूल्यांकन समाप्त होने से लेकर अब तक ये प्रश्न उसके मन में घूम रहा था। ऐसा केवल उनके साथ ही नहीं हुआ था, कई छात्रों की नज़र अनजाने में ही फैंग युआन पर पड़ गई थी। ये प्रश्न उन्हें परेशान करता रहा। यद्यपि वे हार गए थे, फिर भी उनका हृदय असंतुष्ट था और वे ये प्रश्न पूछना चाहते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। जब दिन खत्म होने वाला था तो अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने एक मामले की घोषणा की। आप सभी अब काफी समय से अकादमी में हैं और आप अपने महत्वपूर्ण गू का उपयोग करने से भी परिचित हैं।
अगले कुछ दिनों में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि कैसे अपने छिद्र को गर्म और पोषित करें तथा गू मास्टर के साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। गू मास्टर का क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, आपका आदिम सार उतना ही संक्षिप्त होगा। रैंक 1 गू मास्टर के पास हरा तांबे का आदिम सार होता है, रैंक 2 गू मास्टर के पास लाल लोहे का आदिम सार होता है और रैंक 3 गू मास्टर के पास सफेद चांदी का आदिम सार होता है। लाल लौह आदिम सार का एक भाग हरे ताम्र आदिम सार के 10 भागों के बराबर है। इसी प्रकार सफेद चांदी के आदिम सार का एक भाग लाल लोहे के आदिम सार के 10 भागों के बराबर है। आप सभी को याद रखना चाहिए कि गू सिर्फ उपकरण हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। साधना हम गू मास्टर्स का आधार है। आपकी रैंक जितनी ऊंची होगी, आप उतने ही मजबूत गू का प्रयोग कर पाएंगे। अगले 3 महीनों में जो भी नेतृत्व करेगा और मध्य चरण में रैंक 1 तक पदोन्नत होगा, उसे 30 आदिम पत्थरों का इनाम मिलेगा। साथ ही वह पहले दूसरे गू का चयन करने में सक्षम होगा। 3 महीने के बाद हम परिणामों के आधार पर एक क्लास मॉनिटर और 2 वाइस क्लास मॉनिटर का चुनाव करेंगे। कक्षा मॉनिटर को 10 आदिम पत्थरों की सब्सिडी मिलेगी, जबकि उप कक्षा मॉनिटर को 5 पत्थरों की छूट मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आप सब जा सकते हैं। बुजुर्ग के शब्दों से अकादमी में शोर मच गया। क्लास मॉनिटर और वाइस क्लास मॉनिटर चुनने का समय आ गया है। किसी ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। क्लास मॉनिटर को हर 7 दिन में 10 आदिम पत्थर मिलते हैं और वाइस क्लास मॉनिटर को 5 टुकड़े मिलते हैं। यदि मैं प्रथम स्थान पर मध्य स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाऊं तो मैं निश्चित रूप से कक्षा का मॉनिटर बन सकूंगा। दूसरे की आंखों में रोशनी थी। प्राचीन पत्थरों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो बात मायने रखती है वह है कक्षा मॉनिटर और उप कक्षा मॉनिटर का पद। यह गौरव का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति की पहचान को दूसरों से ऊपर रखता है। जब सामान्य छात्र कक्षा मॉनिटर को देखते हैं तो उन्हें झुककर उसका अभिवादन करना चाहिए। गू यूमो बेई और ची चेंग के पास आदिकालीन पत्थरों की कमी नहीं थी, लेकिन वे पद की महिमा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। क्लास मॉनिटर बनने के लिए बिना गलती के वह पहला व्यक्ति होता है जो पहले रैंक 1 मध्य चरण में पदोन्नत होता है। इसका मतलब यह है कि जब भविष्य में बड़े भाई मुझे देखेंगे तो उन्हें झुककर मेरा अभिवादन करना होगा। रुको, बड़ा भाई कहाँ है? वुयू फैंग जेंग ने अवचेतन रूप से पीछे देखा, लेकिन फैंग युआन की सीट खाली थी। छात्र अकादमी से बाहर चले गए। गू यू फैंग युआन कहाँ है? गू यूमो बेई फैंग युआन की तलाश करना चाहती थी और उससे आमने सामने पूछना चाहती थी। हालांकि फैंग युआन एक कदम आगे था और बहुत पहले ही वहां से चला गया था। वह सचमुच बहुत तेजी से भाग गया। क्या वह डरता है? ऐसा लगता है कि आज के टेस्ट में वह फिर से भाग्यशाली रहे। गू यूची चेंग ने उपहास किया। जो भी हो, ये तो बस 10 आदिम पत्थर हैं। मुझे इस छोटी सी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अभी जो महत्वपूर्ण है वह है मध्य स्तर तक आगे बढ़ना और क्लास मॉनिटर का पद प्राप्त करना। गू यूमो बेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अपनी तरफ देख रहे थे जहां गू यूची चेंग और गू यू फैंग जेंग थे। ये दोनों ही उसके असली दुश्मन थे, जबकि फैंग युआन तो एक छोटा सी ग्रेड प्रतिभावान व्यक्ति था, वह बराबरी का नहीं था। पहले 2 बार फैंग युआन भाग्यशाली रहा और नंबर 1 स्थान पर रहा। हालांकि इस बार यह साधना परीक्षा है और ध्यान साधना की प्रतिभा पर है। जब प्रतिभा एक ग्रेड से अधिक होती है तो लाभ बहुत अधिक हो जाता है। गू यूची चेंग ने अपने दिल में उदास होकर सोचा। उसकी वास्तविक प्रतिभा केवल सी ग्रेड की थी। केवल धोखाधड़ी के कारण ही उसे बी ग्रेड होने का भ्रम हुआ। केवल एक क्लास मॉनिटर और 2 वाइस क्लास मॉनिटर पदों से उनकी मुठियां खुजलाने लगीं। इस उम्र में वे कितने गर्म खून वाले और भोले हैं, फैंग युआन ने अकादमी के प्रवेश द्वार पर झुकते हुए कहा। तथाकथित महिमा तो केवल एक मूल्यवान साधन था जिसका उपयोग उच्च स्तर के लोग अपने से नीचे के लोगों को प्रेरित करने के लिए करते थे। अंततः ये केवल भ्रमात्मक महिमा की एक परत थी, ये बेकार थी। अपने 500 वर्षों के अनुभव से फैंग युआन को जीवन के कुछ रहस्यों को समझने में मदद मिली थी। चाहे वह कबीला हो, संप्रदाय हो या राक्षसी समूह हो, चाहे ये संसार हो या पृथ्वी, सभी संगठन ऐसे ही हैं। उच्च और निम्न पद स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे पदोन्नति का नियम स्पष्ट हो जाता है, जिससे संगठन में लोग नीचे से बिना रुके ऊपर चढ़ सकते हैं। क्योंकि लाभ के पीछे भागना मनुष्य का स्वभाव है और अधिकार के पद अक्सर लोगों को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, जिससे ये भ्रम पैदा होता है कि वे स्वयं दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान जीवन जी रहे हैं। शक्ति गधे के सामने लटकाई गई गाजर की तरह है। इससे मनुष्यों की इच्छाएं उत्तेजित होती हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ को किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से सुरक्षित करता है जिसके पास इसके लिए अधिकार होता है। एक स्तर ऊपर चढ़ने के बाद एक और उच्च स्तर होगा। जब वे निजी लाभ के लिए पक्षपात करने में व्यस्त होते हैं तो उनकी कड़ी मेहनत को उनसे निचोड़ लिया जाता है और उच्च पद पर बैठे लोग उनके मूल्य का शोषण करते हैं। प्रत्येक संगठन में जब तक कमान की एक श्रृंखला होती है तब तक इसका उद्देश्य उच्च पदों पर बैठे लोगों को सेवा प्रदान करना होता है। तथाकथित क्लास मॉनिटर और वाइस क्लास मॉनिटर का पद सबसे छोटे गाजर की तरह है, जो कबीले की संरचना में बाकी सभी को लुभाता है।
और नीचे के लोगों को सत्य का एहसास करने से रोकने के लिए उच्च पदों पर बैठे लोग साझा मूल्यों को एकीकृत करते हैं तथा महिमा, पुण्य, कर्म आदि के विचार को स्पष्ट करते हैं। उच्च एवं निम्न पदों की स्थापना के साथ साथ असमान लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। कभी कभी धर्म का इस्तेमाल लोगों के दिलों पर हावी होने के लिए किया जाता है। ये वास्तविक सत्य है, फिर भी ये दुख की बात है कि दुनिया में बहुत से लोग इसे नहीं समझते। वे मूर्खतापूर्ण तरीके से दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और दुनिया के हर संगठन के लिए इसका सबसे बुनियादी सार सिर्फ एक चीज है, और वह है संसाधनों का पुनर्वितरण। जहां जितना ऊंचा पद होगा उतने अधिक संसाधनों का वे आनंद ले सकेंगे। अपने पिछले जीवन में फेंग युआन ने मध्य साम्राज्य में रक्तपंथ दानव संप्रदाय की स्थापना की थी, जहां उन्होंने हजारों लोगों को शिक्षा दी थी। उन्होंने राक्षस सैनिकों, राक्षस सेनापतियों, राक्षस ऋषियों आदि के पद स्थापित किए। प्रत्येक पद अपने अपने लाभ देता था, जिससे असंख्य लोग बत्तखों की तरह झुंड में आते थे और फेंग युआन उन्हें आदेश देता था। इस तरह के अनुभव से फेंग युआन को इस सिद्धांत में सोचने का तरीका स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली। इस प्रकार कोई भी संगठन सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है, जबकि वास्तविक आधार सिर्फ एक शब्द है, संसाधन। खाद्य संसाधनों के बिना व्यक्ति भूख से मर जाएगा, जल संसाधनों के बिना व्यक्ति प्यास से मर जाएगा, खेती के संसाधनों के बिना व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और देर सवेर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और एक गू मास्टर के लिए आदिम पत्थर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। फेंग युआन के दोनों नेत्र एक प्राचीन तालाब की तरह गहरे थे, और जैसे ही उसका मन इस बिंदु पर पहुंचा, उसके होठों के कोने थोड़े मुड़ गए, जिससे एक व्यंग्य की रूपरेखा बन गई। वह बहुत पहले ही अकादमी छोड़ चुका था और अभी वह स्कूल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने देखा कि छात्रों का पहला जत्था बाहर आ रहा है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। यह फेंग युआन है। वह गेट के बीच में क्या कर रहा है? हर बार जब मैं उसकी मृत अवस्था को देखता हूं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी चिंता मत करो, वह शायद किसी का इंतजार कर रहा है। युवा किशोरों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, फेंग युआन आगे बढ़ा और उन्हें रोक दिया। मैं लूट रहा हूं। हर किसी को जाने से पहले एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा सौंपना होगा। युवा किशोर तुरंत ही हैरान और क्रोधित हो गए। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? फेंग युआन, तुम्हारा सिर बहुत गर्म हो गया होगा और तुम भ्रमित हो गए होगे। आप वास्तव में अकादमी के द्वार पर खड़े होकर हमें ब्लैकमेल करेंगे? क्या तुम पागल हो गए हो? आपको अपने विचार हम पर थोपने की हिम्मत किसने दी? भागो, तुम तो एक तुच्छ सी ग्रेड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? अगर तुम भाग नहीं गए तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। उर्ग! फेंग युआन अचानक भड़क गया। उसकी दाहिनी हथेली उग्रता से आगे की ओर कट गई। उनकी हरकत तीव्र और सटीक थी। उनकी हथेली का एक टुकड़ा किसी की गर्दन के बाईं ओर जा लगा। इस बदकिस्मत किशोर को यह उम्मीद नहीं थी कि फेंग युआन उस पर अचानक हमला करेगा। जब वह अभी भी फेंग युआन को कोस रहा था, तो अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी दोनों आंखें तुरंत ऊपर उठ गईं और वह वहीं बेहोश हो गया। लानत है, तुमने सचमुच हमला करने का साहस किया। भीड़ उछल पड़ी और युवा किशोर अवचेतन रूप से पीछे हट गए। गू यू बेईजू बेहोश हो गई। हम क्या करें? उनमें से कुछ लोग डरे हुए थे तथा डर के मारे चिल्ला रहे थे। और क्या किया जा सकता है? हम बहुत सारे हैं और फेंग युआन अकेला है। हम सबको एक साथ उस पर टूट पड़ना चाहिए और उसकी पिटाई करनी चाहिए। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, उनका गुस्सा फूट रहा था। यह सही है, वह निश्चित रूप से अपनी जगह नहीं जानता है। वह अकेले ही हमें भड़काने की हिम्मत कैसे करता है? वह निश्चित रूप से अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण अपनी ही कब्र खोद रहा है। सब लोग एक साथ उस पर हमला करो। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, फेंग युआन ने हमला कर दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और किशोरों के समूह में जा घुसा। उसने अपनी हथेली पर वार किया और उसके हाथ का कोना एक युवक की गर्दन पर जा लगा। युवक ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई और गिर पड़ा। एक अन्य किशोर ने जोर से चिल्लाते हुए हवा में फेंग युआन की ओर अपनी मुट्ठी घुमाई। फेंग युआन ने अपना शरीर नीचे किया और चकमा दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और लड़के की जान के बीच वाले हिस्से पर लात मारी। ओ! युवक की ऊंची दहाड़ शुरू में मधुर और आक्रोशपूर्ण थी, लेकिन मार खाने के बाद उसकी आवाज तुरंत ऊंची हो गई और तीखी तथा कर्कश हो गई, जिसमें एक प्रकार का दुख और दर्द भरा हुआ था। धमाका! उसने अपने दोनों हाथों से अपनी जांघों को ढक लिया और जमीन पर गिरते समय उसके घुटने मुड़ गए। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए फर्श पर लौटने लगा। दर्द इतना तीव्र था कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। फेंग युआन ने अपनी दोनों मुठ्ठियां ऐसे घुमाई जैसे कोई बाघ भेड़ों के झुंड में घुस आया हो। उसके पास 500 वर्षों का युद्ध अनुभव था, और ये युवा तो बस नौसिखिया बच्चे थे। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही साधना शुरू की थी। वे उसके विरोधी कैसे हो सकते थे? पलक झपकते ही फेंग युआन ने युवा छात्रों के पूरे समूह को नीचे गिरा दिया। यदि वे बेहोश नहीं हुए होते, तो वे जमीन पर पड़े होते। दर्द से वे पस्त हो रहे होते और उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता। यहाँ क्या हो रहा है? गुयू मोबेई पहुंचे और चिल्लाए,
उसने देखा कि फैंग युआन अकादमी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसके चारों ओर फर्श पर 5-6 छात्र खड़े थे। यह फैंग युआन, वह हमारे आदिम पत्थरों को जबरन छीनना चाहता है। उनमें से एक व्यक्ति फर्श पर लेटा हुआ अपना पेट पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया। वाह, अभी भी ऊर्जा से भरपूर हूँ। फैंग युआन के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि उसने उस लड़के के पेट पर जोरदार लात मारी थी जो अभी चिल्ला रहा था। ओह! युवक तुरंत दर्द से चिल्ला उठा, उसका शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। उसके चेहरे पर भय उभर आया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये दृश्य देखकर वहां आए सभी छात्रों को फैंग युआन की भयंकर बर्बरता और क्रूरता का एहसास हुआ, उनके दिल धड़कने लगे। ठीक है, आप सभी अच्छे रहें और आदिम पत्थर का एक टुकड़ा बांट लें, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो यहाँ जमीन पर पड़े ये लोग तुम्हारा भाग्य बनेंगे। फैंग युआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, उसका स्वर कठोर था। तुम्हारी माँ के मुंह पर, तुम तुच्छ सी ग्रेड वाले भी मेरे लिए बी ग्रेड जीतने का साहस कर सकते हो। गुयू मोबेई गुस्से में भर गया और अपनी मुठ्ठियां लहराते हुए फैंग युआन की ओर दौड़ा, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते। अपने टखने को हल्का सा मोड़कर फैंग युआन धीरे से बगल की ओर मुड़ा और मोबेई की मुट्ठी को उड़ जाने दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोबेई की हंसली के केंद्र की ओर उठाया और गले के नीचे के क्षेत्र पर सटीक प्रहार किया। मोबेई तुरंत बेहोश हो गई, जोर से जमीन पर गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। जब उन्होंने देखा कि अभी क्या हुआ है, तो जो युवा छात्र आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे, वे तुरंत रुक गए और उनमें से प्रत्येक ने अपने मुंह में ठंडी हवा छोड़ी। इन युवाओं की नज़र में फैंग युआन के हमले अचानक इतने गंभीर हो गए कि उन्हें समझना मुश्किल हो गया। वे बुनियादी मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वास्तव में कक्षा के दौरान इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता था। मानव शरीर में कई कमजोर हिस्से होते हैं, और जिन हिस्सों पर फैंग युआन ने प्रहार किया था, वे उन कमजोर हिस्सों में से एक थे। जब इन भागों पर प्रहार किया जाता है, तो व्यक्ति आसानी से मौके पर ही बेहोश हो जाता है तथा भारी आघात से जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। हालांकि जब फैंग युआन ने आक्रमण किया तो उसने उचित संयम बरता। जिन लोगों को उसने पकड़ लिया था, वे या तो बेहोश हो गए थे या अत्यधिक दर्द में थे और कुछ ही समय में लड़ने की क्षमता खो बैठे थे। वहां कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं था। ये 500 वर्षों के युद्ध अनुभव का आतंक था। क्या तुम मुझे अपने पत्थर दोगे या नहीं? फैंग युआन ने एक कदम आगे बढ़कर अन्य युवकों को मजबूर कर दिया। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर उनमें से आधे ने अपने दांत पीस लिए जबकि अन्य आधे गुस्से से दहाड़ने लगे। वे सभी फैंग युआन की ओर झुंड में उमड़ पड़े। फैंग युआन ने एक ही समय में हमला करते हुए इधर उधर छकाया। उनकी साधना का आधार निम्न था, लेकिन उनका क्षेत्र अभी भी वहां था। उनका हृदय बर्फ की तरह ठंडा था, उनकी गतिविधियां तीव्र और सटीक थीं। प्रहार प्रहार, कुछ सांसों के बाद शव पुनः जमीन पर गिर पड़े। ये बहुत क्रूर है, बहुत भयानक। वे मरने वाले नहीं हैं, है ना? अभी भी कुछ युवा लड़कियां पीछे रह गई थीं, वे आगे नहीं बढ़ी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और अब तक जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद उनके शरीर और अधिक कांपने लगे। फैंग युआन ने अपनी नज़र उन पर घुमाई और उनके चेहरे पीले पड़ गए तथा उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और पीछे हट गए। नहीं, यहाँ मत आना, हम आत्मसमर्पण करेंगे, हम पत्थर आत्मसमर्पण करेंगे। जब फैंग युआन को आदिम पत्थरों के कुछ टुकड़े मिले, तो उसने उन्हें जाने दिया। वे अकादमी के प्रवेश द्वार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, जबकि एक के बाद एक कई छात्र वहां आ गए। अकादमी से बाहर निकलने के लिए ये प्रवेश द्वार ही एकमात्र रास्ता था। फैंग युआन द्वारा इस रास्ते को अवरुद्ध करने से वह सभी छात्रों को रोकने में सक्षम हो जाएगा। अरे, ये क्या हो रहा है? छात्रों की नई लहर आश्चर्य से देख रही थी। क्या वह गुयू मोबेई नहीं है? गुयू ची चेंग ने फर्श पर बेहोश पड़े मोबेई को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और मुंह खुला हुआ था। जब फैंग युआन ने अपना मुंह खोला और बोला, तो युवा तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। फिर वे गिर गए। सर बड़े, हम ये सब बस देखते रहेंगे और उन्हें नहीं रोकेंगे। अगर किसी की जान चली गई तो हम इस मामले को कैसे बचाएंगे? पहरेदार चिंतित थे। कुछ पहरेदार क्रोधित होकर कहने लगे, इस फैंग युआन में बहुत हिम्मत है। वह वास्तव में हमारी आंखों के सामने अकादमी के स्कूल गेट पर अपने सहपाठियों से जबरन वसूली करने का साहस कर सकता था। ये कानून और अनुशासन की घोर अवहेलना है। जब तक साहब हुक्म देंगे, हम माथत लोग इस बच्चे को ले जाएंगे। फैंग युआन द्वारा प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने तथा अपने सहपाठियों से खुलेआम जबरन वसूली करने के हिंसक मामले ने शुरू से ही ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन नश्वर रक्षकों को छात्रों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे केवल अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर रिपोर्ट कर सकते थे। जब अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह समाचार सुना तो उन्होंने तुरंत इसे रोकने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय वह मंडप में चले गए और दूर से निरीक्षण करने लगे। लगता है इस बच्चे में लड़ने की प्रतिभा है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य जितनी देर तक देखते रहे, उतनी ही अधिक उनकी रुचि बढ़ती गई। आज फैंग युआन द्वारा चंद्रब्लेड का उपयोग करने से पहले ही बुजुर्ग में कुछ अनिश्चितता पैदा हो गई थी।
अभी वह देख रहा था कि फेंग युआन अकेले अपनी ताकत से पूरे छात्रों के समूह को अपना दुश्मन बना रहा था और उसके पास एक प्रकार की अजेय लड़ाकू शैली और सुंदर आचरण था। इससे उसके मन का संदेह दूर हो गया। इस संसार में ऐसे लोग थे जो युद्ध के प्रति विशेष रूप से उत्सुक और तीक्ष्ण थे। ये छुपे हुए उपहार थे। वे लड़ाई में अच्छे थे और उन्हें लड़ाइयाँ पसंद थीं। लड़ाइयों में वे प्रायः प्रेरित होते थे और सदैव आश्चर्यजनक तथा अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करते थे। वह एक प्राकृतिक युद्धगु मास्टर है। अफसोस की बात है कि उसकी प्रतिभा केवल सी ग्रेड की है। अंत में उसे ग्रेड के एक चरण की ही कमी रह जाती है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने गहरी सांस ली। सर, क्या आप ये तमाशा बंद नहीं करेंगे? मुझे डर है कि अगर उसे ये बकवास जारी रखने दिया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उसके बगल में खड़े सुरक्षाकर्मियों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। इसे क्यों रोका? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने अपनी भौहें उठाई और हंस पड़े। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और दूर खड़े फेंग युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस युवक ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और उसके हमले पूरी तरह से संयमित हैं। वह जिस तरह गर्दन पर काटता है, उसे देखिए। वह केवल बाईं या दाईं ओर ही काटता है, लेकिन गर्दन के पिछले हिस्से पर कभी नहीं काटता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता है कि गर्दन पर वार करने से व्यक्ति वहीं बेहोश हो सकता है। इस बीच सिर और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर हमला करने से मौत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वतः ही हमला करने का ये तरीका छोड़ दिया। जमीन पर पड़े उन सभी युवाओं को देखिए। उनमें से कौन वास्तव में गंभीर रूप से घायल है? कोई नहीं। भले ही वे बुरी तरह से घायल हो गए हों, तो क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी अकादमी के उपचार गु मास्टर्स इस तरह के दर्दनाक घाव को ठीक करने में सक्षम नहीं होंगे? लेकिन सर बड़े, वह बच्चा बहुत घमंडी है। उन्होंने प्रवेश द्वार को अवरोध कर दिया। ये स्पष्ट रूप से गार्ड के रूप में हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना है। हालांकि नज़रअंदाज किया जाना मुख्य समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीला हमारी अकादमी के बारे में क्या सोचेगा। वास्तव में एक छोटे से सी ग्रेड के छात्र को अकादमी में हंगामा करने की अनुमति देना और उसे रोकना नहीं। अगर यह बात बाहर चली गई तो हमें डर है कि इससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है, श्रीमान बड़े साहब। ये कहते हुए गार्ड की आंखें टेढ़ी हो गईं। क्या सच में लड़के ने तुम सबकी उपेक्षा की है, इसलिए तुम्हारी अपनी गरिमा को चुनौती दी जा रही है? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य बहुत खुश नहीं थे। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला और तलवार की धार जैसी तीखी निगाह से पहरेदारों की ओर देखा। सबने अपना सिर झुका लिया। सब असहमत थे। लड़ाई में क्या बुराई है? जब तक जान नहीं जाती, यह छात्रों के प्रतिस्पर्धी पक्ष को जागृत करेगा और उनकी लड़ने की इच्छा को कम करेगा। इस तरह की लड़ाई को रोकना छात्रों के लड़ने के जुनून को दबाना है। क्या पिछले बैचों में कोई लड़ाई नहीं हुई थी? हर बैच में अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती थी और ऐसा अक्सर होता था। अंतर केवल इतना था कि ऐसा आमतौर पर वर्ष के उत्तरार्ध में होता था, जब विद्यार्थी पहले से ही लड़ाई के कुछ तरीकों में निपुण हो चुके होते थे। ताकत के साथ उनमें लड़ने की इच्छा जागृत होती है और साथ ही यह एक आक्रामक युग भी है। आपने उन लोगों को तब क्यों नहीं रोका? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने ठंडे स्वर में पूछा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले वर्षों में सभी लड़ाइयाँ एकल लड़ाइयाँ थीं। इस तरह बड़े पैमाने पर लड़ाई शायद ही कभी हुई हो। लेकिन ये फेंग युआन वास्तव में गड़बड़ी पैदा करने में माहिर है, पहरेदारों के सरदार ने उत्तर दिया। नहीं नहीं नहीं, अकादमी के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सबने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि आधे वर्ष के बाद एक गु मास्टर के पास एक नश्वर की शक्ति से परे लड़ने की क्षमता होगी, और अपने तुच्छ नश्वर शरीर के साथ आप इसे कैसे रोक पाएंगे? अभी आप सभी फेंग युआन को रोकना चाहते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी अभी साधना शुरू की है, इसलिए उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपको लगता है कि उसने आपके अस्तित्व को नज़रअंदाज किया और आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। लेकिन आप सभी को याद रखना चाहिए, इन सभी छात्रों का उपनाम गुयू है। वे मेरे गुयू कबीले के सदस्य हैं, आपके स्वामी। भले ही वे अभी भी युवा हैं, चाहे कितने भी कमजोर हों, वे अभी भी आपके स्वामी हैं। बुजुर्ग का स्वर तीखा हो गया था। तुम्हारा उपनाम गुयू नहीं है, तुम्हारी कीमत क्या है? आपकी वफादारी के कारण आप सभी को गार्ड का पद दिया गया और आपको कुछ सुखद लाभ भी दिए गए, लेकिन हकीकत में आप अभी भी गुलाम हैं। बस गुलाम। क्या कोई दास अपने स्वामियों के मामलों की परवाह करते हुए उनके बारे में बेतुकी राय देने का साहस कर सकता है? बुजुर्ग का चेहरा पानी की तरह काला हो गया था। यह आपके अधीनस्थ का विचार नहीं था, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। पहरेदारों के चेहरे पर धूसर रंग के धब्बे थे और वे जमीन पर घुटने टेक कर लगातार बोल रहे थे। अकादमी के बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और मुख्य रक्षक की ओर इशारा किया, जिसने अभी अभी फेंग युआन को गड़बड़ी पैदा करने में माहिर व्यक्ति कहा था। तुमने अपने मालिक पर अपमानजनक टिप्पणी की, आपको अपने पद से मुक्त कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने बाकी लोगों से कहा, आधे महीने बाद नए मुखिया के चयन के लिए पुनः परीक्षा होगी। अन्य सुरक्षाकर्मियों की आंखें तुरंत चमक उठीं तथा उनके दिल उत्साह से धड़कने लगे।
रक्षक प्रमुख का पद, हर महीने मैं आधा आदिम पत्थर अधिक प्राप्त कर सकूंगा। प्रमुख बनने में सक्षम होना मनुष्यों से ऊपर मनुष्य बनने के समान है। स्वामियों के अलावा मैं ये देखने का साहस कर सकता हूं कि और कौन मुझ पर अप्रसन्नता प्रदर्शित करेगा। अगर मैं प्रमुख बन गया तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तुम सब यहाँ किस लिए घूम रहे हो? नीचे जाओ और लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर मैदान साफ कर दो, बुजुर्ग दहाड़े। हाँ हाँ हाँ, आपका अधीनस्थ विदा लेता है। नीचे जाते समय पहरेदार श्रद्धा और भय से भर गए। सीढ़ियों पर खड़े एक गार्ड का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। तुरंत ही कई लोगों के गिरने की आवाजें आने लगीं। हालांकि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की शक्ति और प्रभाव के कारण गार्डों ने अपने चेहरे लाल कर लिए और कष्ट सहते रहे, एक भी आवाज नहीं निकाली। वे मिनियन बिल्कुल कुत्तों जैसे हैं, कभी कभी उनमें दुर्व्यवहार करने की इच्छा जागृत होती है। आपको उन्हें थप्पड़ मारना पड़ता है ताकि वे डर और सम्मान महसूस करें। फिर बस उन्हें कुछ छोटी जीत और हड्डियां फेंक दो, उन्हें कुत्तों की तरह आपस में लड़ने दो, उन्हें अपने जीवन के साथ मेरे कबीले की सेवा करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने दो। एक हाथ में छड़ी और दूसरे में गाजर पकड़ना यह उच्च वर्ग का अनोखा तरीका है। जैसे ही अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने नीचे की ओर हो रही शांत हलचल सुनी, तो उसने मन ही मन उपहास किया और अपना सिर घुमाकर खिड़की से स्कूल के गेट की ओर देखा। लगभग 10 छात्रों का एक नया समूह प्रवेश द्वार पर खड़ा था। फैंग युआन गर्व से खड़ा था और उसके सामने एक तरफ 3 युवा लड़कियां पीठ से पीठ सटाकर खड़ी थीं। तुम बेहतर नहीं आते। अगर तुम आओगे तो हम तुम्हें मूनब्लेड से गोली मार देंगे। उनके हाथों में नीली चमक की एक परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस हद तक मजबूर थे कि वे वास्तव में अपने आदिम सार को संगठित करेंगे और मूनलाइट गू का उपयोग करेंगे। फैंग युआन का शरीर अभी भी एक सामान्य 15 वर्षीय लड़के जैसा था, और यदि वे उस पर चंद्र ब्लेड से हमला करते तो उसे कोई फायदा नहीं होता। फिर भी वह डरा नहीं, बल्कि उसने उन पर व्यंग्य किया और कदम दर कदम लड़कियों की ओर बढ़ा। तुम लड़कियों में बहुत हिम्मत है, क्या तुम स्कूल के नियम भूल गई हो? अकादमी के अंदर गू का उपयोग करके लड़ाई करना निषिद्ध है, अन्यथा दंड स्वरूप निष्कासन किया जाएगा। अगर तुम लड़कियां निष्कासित होना चाहती हो तो बस करो। यह युवा लड़कियां झिझकीं। वास्तव में ऐसा नियम है। उनके हाथों की नीली रोशनी फीकी पड़ गई। फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने इस खुले स्थान को देखा, वह आगे की ओर दौड़ा, उसकी हथेलियां हवा में लहराने लगीं, और बिना किसी संदेह के उसने 2 हथेलियां काट दी। अंतिम स्थान पर होने के कारण उसका मनोबल गिर गया और उसके घुटने कमजोर हो गए। वह जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी और फैंग युआन से विनती करने लगी, फैंग युआन, तुम यहाँ मत आना, कृपया मुझे जाने दो। फैंग युआन ने उस युवा लड़की को तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसकी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, प्राचीन पत्थर का एक टुकड़ा। लड़की का शरीर फड़क उठा और उसने जल्दी से अपनी पैसों की थैली खोली। उसे एहसास हुआ। उसने प्राचीन पत्थरों के 3-4 टुकड़े निकाले और उन्हें अपनी हथेली में पकड़ लिया, और अपना हाथ फैंग युआन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी, मैं अपने सारे पत्थर तुम्हें दे दूंगी। फैंग युआन भावशून्य था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी तर्जनी और अंगूठे को उठाया और लड़की के हाथ से एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा धीरे से उठाया। युवा युवती कांपना बंद नहीं कर सकी। फैंग युआन के हाथ में एक युवक का पीला और पतला रूप था, लेकिन उसकी आंखों में उसका हाथ आतंक के क्रूर पंजे की तरह भयावह था। मैंने पहले भी कहा था, मैं केवल एक ही प्राचीन पत्थर का टुकड़ा लूंगा। फैंग युआन एक पल के लिए रुका, फिर उसने स्पष्ट रूप से कहा, आप जा सकते हैं। लड़की काफी देर तक फैंग युआन को देखती रही, फिर अंततः वह उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके अंग अभी भी कमजोर थे और वह ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। उसका दिल पहले से ही फैंग युआन के प्रति भय से भरा हुआ था, और वह इस हद तक डरी हुई थी कि वह एक सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। पर्यवेक्षक बने रहने का उनका एक कारण यह था कि उन्हें प्रत्येक छात्र की लड़ाकू प्रतिभा को देखने का अवसर प्राप्त हो सके। जमीन पर गिरी यह लड़की केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता के साथ वह केवल लॉजिस्टिक्स गू मास्टर बन सकती थी। वह कबीले में उत्पादक हो सकती थी, लेकिन उससे युद्ध के मैदान में होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जहां तक इस फैंग युआन की बात है, अकादमी के वरिष्ठ छात्र ने अपनी ठोड़ी रगड़ी। उसकी आंखें चमकती हुई चमक रही थीं। उसे लगा कि फैंग युआन बहुत दिलचस्प है। फैंग युआन में न केवल लड़ने की प्रतिभा थी, बल्कि उसमें शिष्टाचार की भावना भी थी। प्राचीन पत्थर के एक टुकड़े के लिए जबरन वसूली करना बुजुर्ग के दिल की सीमा से परे नहीं था। लेकिन यदि फैंग युआन 2 टुकड़ों के लिए ब्लैकमेल करना चाहता था, तो ये बहुत ज्यादा होगा और उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। अकादमी का भत्ता मूलतः 3 पीस था। यदि कोई टुकड़ा छीन लिया जाए तो भी उसे हानिरहित माना जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने 2 पत्थर जबरन ले लिए तो सब्सिडी देने का क्या मतलब है? वह शायद अपना सब कुछ फैंग युआन को दे दे। बहुत जल्दी ही छात्रों का अंतिम समूह आ गया। वहां केवल 5 लोग थे, और उनमें फैंग युआन का जुड़वा छोटा भाई भी था।
बड़े भाई, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? तुम इतने दुस्साहसी हो कि अपने सहपाठियों को गेट पर पीटकर उनके प्राचीन पत्थर छीन लेते हो। गू यू फैंगजेन की आंखें इस दृश्य को देखकर बड़ी हो गईं। वह अपने सामने जो कुछ देख रहा था, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से अकादमी के बड़े अधिकारी के पास जाओ और अपनी गलती स्वीकार करने की पहल करो, वरना तुम इतना बड़ा मामला बना रहे हो, यह कोई मजाक नहीं है, तुम्हें वास्तव में निष्कासित किया जा सकता है। फैंग युआन ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो। फैंग जेंग ने राहत भरी सांस ली। ये देखकर कि उसका बड़ा भाई पागल नहीं हुआ है और उसे अभी भी मनाया जा सकता है, यह अच्छी बात थी। लेकिन बहुत जल्दी ही उसने फैंग युआन को फिर से कहते सुना, तुम में से हर एक आदिम पत्थर का एक टुकड़ा है। क्या? फैंग जेंग ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, मुझे भी भुगतान करना होगा? मेरे प्यारे छोटे भाई, बेशक आप ऐसा न करने का विकल्प चुन सकते हैं। फैंग युआन का स्वर बहुत कोमल था, लेकिन तुम्हारा भी अंत उनकी तरह ही होगा, उन्होंने कहा और जमीन पर गिरे लोगों की ओर इशारा किया। उनमें से कुछ बेहोश हो गए थे और कुछ दर्द से कराह रहे थे। यहां तक कि उसके अपने छोटे भाई को भी नहीं बख्शा गया। ये फैंग युआन पागल है, वह बहुत क्रूर है, हम उसे हरा नहीं सकते। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हों। बेहतर होगा कि हम इसे सौंप दें और परेशानी से उबर जाएं। यह सही है, हम पहले आदिम पत्थर को पार करेंगे। वैसे भी यह सिर्फ एक टुकड़ा है, जब हम वापस जाएंगे और शिक्षकों को रिपोर्ट करेंगे तो उसे यह मिल जाएगा। अपने सहपाठियों की गलतियों से सबक लेते हुए शेष युवाओं ने अवज्ञा भरी निगाहों से फैंग युआन के ब्लैकमेल को स्वीकार कर लिया। लूट। जैसे ही वे जाने वाले थे, फैंग युआन ने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, फैंग युआन, क्या तुम सचमुच अपनी बात से पीछे हटने वाले हो? युवक घबराने लगे। फैंग युआन ने जमीन पर पड़े किशोरों का सामना किया और धीरे से आहें भरी, क्या तुम लोग सचमुच सोचते हो कि मैं बैठकर एक एक करके उनके शरीर की तलाशी लूंगा? युवक शून्य भाव से देखते रहे, फिर एक एक करके उन्हें एहसास हुआ, उनमें से प्रत्येक के चेहरे लाल हो गए और वे झिझकते हुए वहीं खड़े हो गए। फैंग युआन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उन्हें देखा, उसकी निगाहों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तुरंत ही पांचों युवकों को लगा कि उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं और उनके सिर भी एक साथ सुन्न हो रहे हैं। ठीक है फैंग युआन, हम आपका मतलब समझते हैं, हम बस एक बार आपकी मदद करेंगे। फैंग युआन के निरंकुश आभा के तहत वे केवल अपना सिर नीचे झुका सकते थे और जमीन पर पड़े युवा किशोरों के पैसों के थैलों में से प्रत्येक में से एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकाल सकते थे। फिर उन्होंने इसे एकत्र किया और फैंग युआन को सौंप दिया। पूरी कक्षा में कुल 57 लोग थे, उनमें से हर एक से आदिम पत्थर का एक टुकड़ा निकालकर फैंग युआन ने 56 टुकड़े अपने पास रख लिए। मूलतः उसके पास 20 पीस थे, लेकिन उसने 10 पीस खर्च करके हरी बांस की शराब के कुछ जार खरीद लिए। अपने भत्ते और इनाम से प्राप्त आदिम पत्थरों की संख्या को जोड़ने पर उसके पास कुल आदिम पत्थरों की संख्या 69 हो गई। इस प्रकार का पूंजी मुक्त व्यवसाय जिसमें जबरन वसूली और लूटपाट शामिल है, वास्तव में सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय है। फैंग युआन ने अपनी पैसों की थैली जेब में डाली, जो अचानक उसकी छाती में बहुत बड़ी हो गई थी, और वह चला गया, पीछे फर्श पर किशोरों से भरी लाशें छोड़ गया। और कुछ किशोर, जिनमें फॉन्ग जेंग भी शामिल था, फॉन्ग युआन की धीरे धीरे गायब होती छाया को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। जल्दी से वहां से निकल जाओ, आप सभी, और तेज। छोटे मालिकों को ठीक से व्यवस्थित करें। ट्रीटमेंट गू मास्टर, वह कहाँ है, उसे जल्दी आने के लिए कहो। सभी पहरेदार चिल्ला रहे थे और स्वयं को पेश करने की उत्सुकता में एक दूसरे पर गिरते जा रहे थे। उन्होंने मुख्य रक्षक होने के छोटे से पद के लिए स्वेच्छा से अपना सब कुछ दे दिया। सभी शराब के बर्तन बिस्तर के नीचे रख दो। फैंग युआन ने सराय के 4 श्रमिकों को इशारा करके निर्देश दिया। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हरे बांस की शराब के बर्तन थे। अपने साथियों से सफलतापूर्वक पैसे ऐंठने के तुरंत बाद फैंग युआन सराय में गया और एक ही बार में 20 जार खरीद लिए। प्रत्येक जार की कीमत 2 प्राचीन पत्थरों के बराबर थी, और फॉन्ग युआन ने शराब के कीड़े के लिए उसमें 40 प्राचीन पत्थर डाल दिए। पैसों की थैली, जो कुछ समय पहले ही बाहर निकली थी, एक क्षण में आधी होकर सिकुड़ गई, और उसमें प्राचीन पत्थरों के 29 टुकड़े रह गए। हालांकि ये पैसे के लायक था, ये शराब के कीड़े को लंबे समय तक सहारा देने में सक्षम थी। ठीक है, मजदूरों ने तुरंत जवाब दिया। वे किसी भी गुरु के प्रति अनादर दिखाने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तथ्य के अलावा कि फैंग युआन ने इतनी अधिक शराब खरीदी थी, उसे सराय का बड़ा ग्राहक भी कहा जा सकता था। सराय मालिक के सामने एक सामान्य सी बात कहकर श्रमिक आसानी से अपनी वर्तमान गतिविधियों और कार्यभार को बता सकते थे। सराय के नौकरों के चले जाने के बाद फैंग युआन ने छात्रावास का दरवाजा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। रात हो चुकी थी, आकाश में तारे और चांद चमक रहे थे, और रात की हवा में सुगंध की एक झलक थी। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। फैंग युआन ने अपनी मनस्थिति को शांत किया और अपना ध्यान आदिम समुद्र पर केंद्रित किया। आदिम समुद्र की लहरें उठती और गिरती थीं, समुद्री जल हरे तांबे के रंग की रोशनी देता था।
समुद्री जल की प्रत्येक बूंद हरे तांबे का आदिम सार थी, जो विशेष रूप से रैंक एक गू मास्टर के पास थी। प्राचीन समुद्र ने संपूर्ण छिद्र का 44% भाग घेर रखा था। यह फेंग युआन की सी ग्रेड प्रतिभा की सीमा थी। छिद्र की 4 दीवारें श्वेत प्रकाश की एक पतली परत थीं, जो छिद्र को सहारा देती और घेरे रहती थीं। आदिकालीन समुद्र के ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ने पहले ही फेंग युआन के आदेश के तहत खुद को छिपा लिया था और गहरी नींद में खुद को पुनर्स्थापित कर लिया था। प्राचीन समुद्र पर एक प्यारा और गोल मटोल सफेद शराब का कीड़ा तैर रहा था। वह समुद्र के पानी में जी भरकर इधर उधर घूमता रहता था, कभी समुद्र में गोता लगाता, कभी अपना सिर और पूंछ हिलाता, पानी की बूंदें इधर उधर बिखेरता। फेंग युआन ने अपने दिमाग में एक विचार भेजा और शराब कीड़े ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने खेलना बंद कर दिया और चावल के पकौड़े के आकार में मुड़ गया और आराम से हवा में तैरने लगा। ये छिद्र के मध्य तक ऊपर उठ गया और हरे तांबे के समुद्र से बाहर आ गया। जाना। फेंग युआन ने अपने आदिम सार का 10वां हिस्सा जुटाया, उसे एक संकीर्ण प्रवाह में परिवर्तित किया और उसे शराब कीड़े में डाल दिया। शराब का कीड़ा पहले ही उसके द्वारा परिष्कृत किया जा चुका था, इसलिए इस बार उसने प्रतिरोध नहीं किया। उसने आदिम सार की पूरी धारा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। तुरंत ही समुद्र की सतह पर एक छोटा सा कटाव आ गया। मुड़े हुए शराब के कीड़े ने आदिम सार को एक प्रेरक शक्ति में बदल दिया और सफेद प्रकाश विकीर्ण करना शुरू कर दिया। मृदु प्रकाश के अंदर धीरे धीरे शराब के धुएं का एक धुंध सा उत्पन्न हो रहा था, जो अंततः एक हल्के सफेद शराब के धुंध में परिवर्तित हो गया। शराब की धुंध अद्भुत थी। यह अलग नहीं हुआ, बल्कि शराब के कीड़े को चारों ओर से घेर लिया। शराब कीड़ा के आसपास जी उठना, फेंग युआन ने सोचा और अपने आदिम सार का 10% और स्थानांतरित कर दिया। हरे रंग का तांबे जैसा समुद्री पानी शराब के धुंध में डूब गया। जैसे जैसे शराब का धुंध समुद्री पानी में पिघलता गया, ये धीरे धीरे कम होता गया और अंततः इसका कोई निशान नहीं बचा। जहां तक हरे तांबे के आदिम सार के 10% का प्रश्न है, इसकी सामान्य मात्रा भी कम हो गई और केवल 5% ही रह गया। हालांकि आदिम सार का यह 5% पहले की तुलना में और भी अधिक सघन था। मूल आदिम सार एक जैड हरे रंग का था, जो तांबे की चमक देता था। अभी हालांकि इस नए आदिम सार में वही तांबे जैसी चमक थी, लेकिन हरा रंग थोड़ा गहरा था, यह हल्का हरा था। हल्के हरे रंग का आदिम सार वह आदिम सार था जो केवल रैंक एक मध्यम स्तर के भूमास्टर के पास ही होता था। शराब कीड़े का उपयोग आदिम सार को संघनित करने और इसे एक छोटे दायरे के रैंक से बढ़ाने के लिए किया गया था। एक गू मास्टर के पास नीचे से लेकर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 9 तक 9 महांग क्षेत्र होते थे। प्रत्येक महांग क्षेत्र को 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जो प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, उच्च चरण और शिखर चरण थे। फेंग युआन अभी केवल रैंक 1 प्रारंभिक चरण के गू मास्टर थे, लेकिन शराब कीड़े की मदद से उनके पास रैंक 1 मध्यम चरण के गू मास्टर के आदिम सार का 5% था। यदि मैं मध्य चरण के आदिम सार का 5% संघनित करना चाहता हूं तो मुझे प्रारंभिक चरण के आदिम सार का 20% उपयोग करना होगा। मैं अपने आदिम समुद्र के सभी 44% को मध्य चरण के आदिम सार में परिवर्तित करना चाहता हूं, इसलिए मुझे प्रारंभिक चरण के आदिम सार का लगभग 180% उपयोग करना होगा। इस लक्ष्य तक यथाशीघ्र पहुंचने के लिए मुझे आदिम पत्थरों की सहायता लेनी होगी। जैसे ही उसने ये सोचा, फेंग युआन ने अपनी आंखें खोली और अपने थैले से एक बत्तख के अंडे के आकार का एक पूरा आदिम पत्थर निकाला। आदिकालीन पत्थर एक प्रकार का दीर्घवृत्ताकार आकार का पारदर्शी धूसर पत्थर था। जैसे जैसे इसके अंदर का प्राकृतिक सार खत्म होता जाएगा, इसका आकार छोटा होता जाएगा। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे बंद हो गया और आदिम पत्थर उसकी हथेली में कसकर जकड़ा हुआ था। उन्होंने पत्थर के अंदर के प्राकृतिक आदिम सार को अवशोषित कर लिया तथा अपने छिद्र को लगातार भरते रहे। उसके छिद्र में समुद्र की सतह का जो स्तर गिर गया था वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इस आदिकालीन पत्थर का उपयोग किया जाना था। फेंग युआन जरा भी कंजूस नहीं था और उसने पैसे नहीं बचाए। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा समर्थन कर सके, तथा मुझे मित्रों और परिवार से भी कोई सहायता नहीं मिलती, इसलिए मैं केवल जबरन वसूली और लूटपाट पर ही निर्भर रह सकता हूँ। आज तो पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन इसके बाद हर 7 दिन में जब अकादमी स्कूल भत्ता देगी, मैं अकादमी के गेट बंद करता रहूंगा। लूटपाट और ब्लैकमेलिंग से फेंग युआन की भूख कैसे संतुष्ट हो सकती थी? गू मास्टर की साधना में आदिम पत्थर सबसे दुर्लभ वस्तु थी। जहां तक लूटपाट की उसकी गतिविधियों के परिणामों की बात है, फेंग युआन जरा भी चिंतित नहीं था। ये दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं थी। पृथ्वी पर स्कूलों में सद्भाव को स्थिर रखने के लिए हमेशा झगड़ों पर रोक लगाई जाती है, लेकिन इस दुनिया में लड़ाई ही मुख्य विषय था। चाहे कोई गू मास्टर हो या आम मनुष्य, वे अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। कभी कभी किसी डरावने जंगली जानवर से लड़ाई हो जाती थी, कभी कभी यह उग्र मौसम के खिलाफ लड़ाई होती थी, और कभी कभी ये संसाधनों के लिए अन्य गू मास्टर्स के खिलाफ लड़ाई होती थी। परिणामस्वरूप लोगों द्वारा उदारवादी लड़ाई को प्रोत्साहित किया गया और उसका समर्थन किया गया।
युवा से लेकर वृद्ध तक, साधारण झगड़ों से लेकर जीवन मरण का निर्णय करने वाली लड़ाइयों तक, यहाँ अधिकांश मानव जीवन का चित्रण इसी प्रकार किया गया है। इस संसार की सतह असीम थी। केवल दक्षिणी सीमा, जहाँ फेंग युआन अब रह गया था, वह पृथ्वी की पूरी सतह से 7 से 8 गुना बड़ी थी। यहाँ का वातावरण प्रतिकूल और क्रूर था, इसलिए मनुष्य प्रायः कुलों के रूप में पहाड़ी गांवों का निर्माण करते थे और एक साथ रहते थे। कभी कभी जानवरों का झुंड आ जाता था, या शायद बहुत खराब मौसम किसी गांव पर हमला कर देता था। गू मास्टर गांव की सुरक्षा की मुख्य शक्ति बन जाते थे, और हर साल क्षति की स्थिति और अधिक गंभीर होती जाती थी। जीवित रहने के लिए मजबूत लड़ाकू इच्छाशक्ति वाले पुरुषों की आवश्यकता होती है। एक कबीले को युद्ध के लिए गू मास्टर्स की आवश्यकता होती है, ये कभी भी बहुत अधिक नहीं होता। इसके अलावा फेंग युआन के हमले उचित सीमा के भीतर थे। उन्होंने कभी भी निचले जबड़े पर हमला नहीं किया, क्योंकि इससे खोपड़ी में आसानी से फ्रैक्चर हो सकता था और मानव जीवन की हानि हो सकती थी। उन्होंने कभी भी सिर के पीछे वार नहीं किया। लड़ते समय वह अपनी मुट्ठियों या कोहनी का प्रयोग नहीं करता था, या अपनी अंगुलियों से भी वार नहीं करता था, बल्कि वह अपनी हथेली का प्रयोग करता था। उन्होंने जितनी किक मारी उनकी संख्या भी गिनी जा सकती थी। जो छात्र गिरे थे, उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आईं, अधिक से अधिक उन्हें हल्की चोटें आईं। फेंग युआन खून का प्यासा नहीं था, वह तो हत्या को एक साधन के रूप में ही मानता था। हर बार जब वह कोई कार्य करता तो उसका लक्ष्य स्पष्ट होता। चाहे कोई भी तरीका हो, जो भी उसे अपने लक्ष्य तक सबसे तेजी से पहुंचने में मदद करेगा, वह उसका उपयोग करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपना काम बेईमानी से करता था। ... बादल छा गए और चांदनी को ढक लिया। गू युए गांव पर एक छाया छा गई। चौकीदार ने ताली बजाकर लोगों को ये बता दिया कि रात काफी हो चुकी है, आग से सावधान रहें, जानवरों के हमलों से सावधान रहें, साथ ही विदेशी गू मास्टरों के गांव में घुसने की संभावना से भी सावधान रहें। गांव में अभी भी बहुत सारी रोशनियां थीं। ची परिवार के शाखा घर में गुयू ची लियान अपने अध्ययन कक्ष में रहता था, जहां रोशनी बहुत तेज थी। इस उच्च अधिकारी वृद्ध व्यक्ति ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए सौम्य स्वर में अपने पोते गुयू ची चेंग से पूछा, मैंने सुना है कि आज उस फेंग युआन ने तुम्हें पीटा है। गुयू ची चेंग की दाहिनी आंख काली हो गई थी, और उसने गुस्से से कहा, हाँ दादाजी। वह फेंग युआन तो बस एक छोटा सा सी ग्रेड था, फिर भी उसने इतना अहंकारी व्यवहार करने का साहस किया। उसने अपने सहपाठियों की मैत्रीपूर्ण भावनाओं की परवाह न करते हुए हम सभी को प्रवेश द्वार पर रोक दिया, और उसने हमसे हमारे प्राचीन पत्थर भी लूट लिए। इससे भी अधिक, इस घटना पर अकादमी ने एक आंख खोली और एक आंख बंद कर ली। जब फेंग युआन तेजी से आगे बढ़ा, तभी गार्ड तेजी से वहां पहुंचे। दादाजी, इस बार आपको मेरा ये क्रोध आक्रोश बाहर निकालने में मेरी मदद करनी होगी। इसके बजाय गुयू ची लियान ने अपना सिर हिलाया। यह आपके और आपके जूनियर्स के बीच का मामला है। आपको प्राचीन पत्थर का एक टुकड़ा खोने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, और आपको गंभीर चोटें नहीं आए। दादाजी बिना किसी उचित बहाने के कार्य नहीं कर सकते, भले ही आप गंभीर रूप से घायल हो जाएं, मैं आपके लिए खड़ा नहीं होऊंगा। क्या आप समझते हैं क्यों? गुयू ची चेंग दंग रह गया। वह सोचने के लिए संघर्ष कर रहा था, और काफी देर बाद उसने झिझकते हुए कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपना रास्ता खोजने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करूंगा, है ना? आपने केवल एक पहलू ही समझा। गुयू ची लियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको याद रखना चाहिए, आप सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि आप हमारी ची परिवार शाखा की छवि हैं। कई वर्षों से हम मो परिवार शाखा का सामना कर रहे हैं, और आपका हर कदम ची परिवार शाखा के भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करेगा। दादाजी शायद पर्दे के पीछे रहकर आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको खड़ा होना होगा और एक आत्मनिर्भर और मजबूत छवि स्थापित करनी होगी, अन्यथा हमारे परिवार का समर्थन करने वाले बुजुर्ग हमारे भविष्य के लिए आशा नहीं देख पाएंगे, और वे ची परिवार को त्याग देंगे। ये कहते हुए गुयू ची लियान ने एक गहरी सांस ली। यही कारण है कि दादाजी ने तुम्हें धोखा देने में मदद की और तुम्हें बी ग्रेड की प्रतिभा का दिखावा करने दिया। हमारे ची परिवार को एक मजबूत उत्तराधिकारी की आवश्यकता है जो हमारा समर्थन करने वालों को बनाए रख सके। तब गुयू ची चेंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दादाजी, अब मैं समझ गया। गुयू ची लियान ने अपना सिर हिलाया। केवल समझने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। फेंग युआन तो बस एक छोटी सी मुसीबत है, अब आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और अपनी बुनियादी मार्शल आर्ट पर लगन से प्रशिक्षण लेना होगा और अपनी गरिमा वापस हासिल करनी होगी। साथ ही जितनी जल्दी हो सके खेती करने और मध्य स्तर तक आगे बढ़ने पर कड़ी मेहनत करना न भूलें। सबसे अच्छा जो आप कर सकते हैं वह है कक्षा मॉनिटर का पद जीतना। ये हमारे ची परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान और एक तरह की मदद होगी। ठीक है दादाजी, गुयू ची चेंग ने जोर से उत्तर दिया। हे, यह आत्मा हमारी ची शाखा के उत्तराधिकारी की तरह होनी चाहिए। पोते, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। लगभग उसी क्षण किसी अन्य स्थान पर मानद पिता और माता, चीजें लगभग इसी तरह हुई।
फैंग जेंग सीधे खड़े थे, उनका स्वर सम्मानजनक और सतर्क था। हॉल में फैंग युआन के चाचा गु यू डोंग टू और उनकी चाची अपनी चौड़ी पीठ वाली विशाल कुर्सियों पर बैठे थे। चाची ने दांत पीस लिए, फैंग जेंग के प्रति अन्याय महसूस करते हुए और साथ ही इस मामले पर खुशी जताते हुए। उसने कहा, फैंग युआन, वह कमीना बेटा, दूसरों से जबरन वसूली करना एक बात है, लेकिन ये सोचना कि वह अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ेगा, कितना निर्दयी और संवेदनाहीन। हालांकि इस बार इतने बड़े अपराध के बाद मुझे उम्मीद है कि इसके तुरंत बाद उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें कम बोलना चाहिए। चाचा ने गहरी सांस ली और फैंग जेंग से कहा, तुमने केवल प्राचीन पत्थर का एक टुकड़ा खोया है, चिंता मत करो। खजाने में जाओ और एक पत्थर उठा लाओ, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें जाकर खेती में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपनी ए ग्रेड प्रतिभा के साथ प्रथम मध्य चरण गू मास्टर बनना एक बड़ी संभावना है। स्वर्ग से आपको जो प्रतिभा मिली है उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें नंबर 1 बनते देखने के लिए उत्सुक हैं। हाँ पिताजी और माताजी, आपका बेटा विदा लेता है। फैंग जेंग घबराहट से भरा दिल लेकर वहां से चला गया। उसने मन ही मन सोचा, बड़े भाई ने आज अकादमी के गेट बंद करके सभी छात्रों को लूट लिया। उसने इतना भयानक परिणाम पैदा किया है कि मुझे डर है कि उसे सचमुच निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो क्या मुझे उसके मामले में उसकी ओर से पैरवी करनी चाहिए? उसके दिमाग में 2 आवाजें गूंजी। एक आवाज ने कहा, उसके लिए विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने तो तुम्हारा आदिम पत्थर भी लूट लिया, हालांकि तुम उसके अपने छोटे भाई थे। यदि उसे निष्कासित भी किया गया तो वह उसकी अपनी गलती थी। यदि स्वर्ग कोई पाप करता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई स्वयं पाप करता है तो वह मृत्युदंड का हकदार है। एक और आवाज ने कहा, लेकिन वह तो आपका अपना बड़ा भाई है, उसका चेहरा भी वैसा ही है, उसका खून पानी से ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, भले ही आप उसे स्वीकार न करें, फिर भी आपको उसका मामला तो लड़ना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाहरी लोग आपकी ओर कैसे देखेंगे? मुझे डर है कि वे आपको एक हृदयहीन और कृतघ्न व्यक्ति समझेंगे। फैंग जेंग को हॉल से बाहर जाते देख चाची खुशी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी, पति, हमने फैंग युआन के रहने के खर्च में कटौती कर दी है। ये छोटा सा बच्चा अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वास्तव में अकादमी के द्वार को अवरुद्ध करने और सार्वजनिक रूप से लड़ने की हिम्मत करना, जबरन वसूली की बात तो दूर, यह अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को उकसाने के बराबर है। मैं कहता हूं कि उसके निष्कासन का समय बहुत निकट है। हालांकि चाचा ने अपना सिर हिला दिया। तुम चीजों के बारे में बहुत सरलता से सोचते हो। फैंग युआन को निष्कासित नहीं किया जाएगा, वास्तव में कोई सजा भी नहीं दी जाएगी। क्यों? चाची हैरान थीं। चाचा ने नाक भान से कोड़ी। झगड़ों और लड़ाइयों को तब तक बढ़ावा दिया जाता है जब तक कि उनके कोई गंभीर परिणाम न हो। क्या इस लड़ाई में कोई छात्र मरा? नहीं। चाची ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पति जी, आपको कैसे पता कि कोई हताहत नहीं हुआ? लड़ाई के कारण हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चाचा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुर्सी की पीठ पर टिक गए। औरत, तुम सचमुच भोली हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि अकादमी का ये बुजुर्ग केवल दिखावा मात्र है? गार्डों ने कब कार्रवाई शुरू की? वे आखिरी क्षण में सामने आए। इसका मतलब है कि पूरा दृश्य नियंत्रण में था। यदि कोई गंभीर रूप से घायल होता तो वे अंतिम क्षणों में नहीं, बल्कि बहुत पहले ही वहां पहुंच जाते। आप गू मास्टर नहीं हैं, इसलिए आप नहीं समझेंगे। अकादमी छात्रों के बीच झगड़े की मनाही नहीं करती है, बल्कि वास्तव में वे इसके प्रति उत्साहजनक रवैया रखते हैं। जितने अधिक झगड़े होंगे, लड़ाई के लिए यह उतना ही अधिक उपयोगी होगा। कुछ छात्र लड़ाई के माध्यम से भी मजबूत संबंध बना सकते हैं। बड़े लोग इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पहले से ही एक दिनचर्या है। यदि कोई अपनी संतान की ओर से कार्रवाई करना चाहता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। ये सुनकर चाची अचंभित रह गई और उन्होंने असंतुष्ट भाव से उत्तर दिया, तो फिर फैंग युआन को कुछ नहीं होगा जिसने इतनी बड़ी मात्रा में आदिम पत्थरों को लूट लिया? क्या उसे ऐसे ही जाने दिया जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में आदिम पत्थरों के होने से उनकी खेती में काफी मदद मिलेगी। चाचा ने अपनी आंखें खोलीं, उनका चेहरा धुंधला था। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्या आप मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अकेले ही वहां जाऊं और उसके सारे प्राचीन पत्थर छीन लूं? हालांकि यह ऐसा मामला नहीं है जिसका हम फायदा नहीं उठा सकते। फैंग युआन द्वारा अपने ही भाई फैंग जेंग को लूटना और जबरन वसूली करना, यही उसके पतन की कुंजी है। फैंग जेंग एक ग्रेट प्रतिभा है, वह निश्चित रूप से एक दिन फैंग युआन से अधिक मजबूत होगा। हम इस मामले का उपयोग फैंग जेंग में फूट डालने और मतभेद पैदा करने के लिए करेंगे। हम फैंग जेंग को फैंग युआन से दूर अपने उपयोग के लिए ले जाएंगे। और इसी के साथ 3 दिन बीत गए। फैंग युआन द्वारा लूटपाट और जबरन वसूली से जो उपद्रव हुआ वह न तो फैला और न ही बड़ा हुआ, बल्कि धीरे धीरे शांत हो गया। किसी भी बुजुर्ग ने नियम नहीं तोड़ा और फैंग युआन के लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आया, और अकादमी के बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से एक आंख बंद कर ली और एक आंख खोल ली, ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो।
यद्यपि इस समयावधि में 2-3 युवा ऐसे थे जिन्होंने अपने आदिम पत्थरों के छीन लिए जाने की सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने फेंग युआन को चुनौती दी। लेकिन जब फेंग युआन ने उन्हें आसानी से हरा दिया तो सभी को पता चल गया कि अगर उन्होंने मार्शल आर्ट में कठिन प्रशिक्षण नहीं लिया तो वे फेंग युआन को कभी नहीं हरा पाएंगे। इन किशोरों में मार्शल आर्ट में कठोर प्रशिक्षण के प्रति व्यापक उत्साह देखा गया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने इससे पहले कभी छात्रों का इतना उत्साही और मार्शल आर्ट के प्रति इतना समर्पित समूह नहीं देखा था। इससे पहले जब वे पढ़ाते थे तो विद्यार्थियों की रुचि कम हो जाती थी और वे सारा दिन जम्हाई लेते रहते थे, लेकिन अभी तो वे निरंतर उत्साह से भरी आंखों से सलाह मांगते रहते हैं। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति विशेष रूप से उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने उत्साहित स्वर में बताया, छात्र अप्रत्याशित उत्साह दिखा रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। उनमें से केवल एक छात्र जिसका नाम फेंग युआन है, वह हमेशा की तरह आलसी बना हुआ है। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने हंसकर उसके कंधे थपथपाए। उन्होंने कहा, आप जिस छात्र की बात कर रहे हैं वह दूसरे छात्र के परिवर्तन का कारण है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हैरान था, लेकिन निस्संदेह परिवर्तन इससे कहीं अधिक थे। इस घटना के बाद फेंग युआन निस्संदेह पूरे छात्र बैच का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था। हर कोई उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था और वह अलग थलग पड़ गया था। अब कोई भी उससे बात नहीं करता था और कोई भी उसका अभिवादन नहीं करता था। युवाओं ने पूरी ताकत लगाई और निजी तौर पर अपनी बुनियादी तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। अपने माता पिता और बड़ों के प्रोत्साहन और प्रेरणा से उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपना सम्मान स्वयं ही पुनः प्राप्त करना होगा। शांत सतह के नीचे अंतर्धारा उमड़ रही थी। 4 दिन और बीत गए। अकादमी के बुजुर्ग ने एक बार फिर आदिम पत्थर बांटे और फेंग युआन के लिए कार्य करने का समय फिर से आ गया। फेंग युआन, एक बार तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं था, तुम अभी भी हमारे आदिम पत्थरों को फिर से लूटना चाहते हो। छात्र हैरान और क्रोधित थे क्योंकि फेंग युआन ने एक बार फिर उन्हें गेट पर रोक दिया। फेंग युआन प्रवेश द्वार के बीच में खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और स्वर सपाट था। प्रति व्यक्ति एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा और आप शारीरिक पीड़ा से बच जाएंगे। फेंग युआन, आपकी बदमाशी बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। गु यू मो बेई पहले बाहर आकर गुस्से से दहाड़ा। ओह! फेंग युआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। मो बेई ने अपनी मुठियां उठाईं और आगे बढ़े। कुछ राउंड के बाद वह जमीन पर बेहोश हो गया। मो बेई, तुम बहुत बेकार हो। मुझे देखो। गु यू ची चेंग जोर से चिल्लाया और फेंग युआन की ओर दौड़ा। आक्रमण और रक्षा के संक्रमण के बाद वह मो बेई के पदचिन्हों पर चलते हुए शामिल हुए। फेंग युआन का युद्ध अनुभव उनसे 10,000 गुना अधिक था। हालांकि उसने अभी अभी साधना शुरू की थी, लेकिन हर बल का उचित उपयोग किया गया था। इस बीच छात्रों के इस समूह ने अभी अपनी यात्रा शुरू ही की थी। यदि वे एक साथ उस पर आक्रमण करें तो भी वे उसे थोड़ी परेशानी दे सकेंगे, लेकिन जब वे एक एक करके उसे चुनौती देने के लिए आगे आए तो ये जबरन वसूली की पहली बार की तुलना में अधिक आरामदायक था। 15 मिनट के बाद फेंग युआन एक उभरे हुए पैसे के बैग के साथ इत्मीनान से चला गया और पीछे युवाओं से भरी एक मंजिल छोड़ गया। उनमें से कुछ निश्चल पड़े थे और कुछ अपने पेट को पकड़े हुए या अपनी जांघों को पकड़कर कराह रहे थे और चिल्ला रहे थे, भाइयों, अब समय आ गया है कि तुम ऊपर आओ और तेजी से खेत साफ करो। गार्ड चिल्लाए और सभी दौड़कर आए।